चलिए जी। आई गेस आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही होगी। सो आई फॉर्मली वेलकम ऑल ऑफ यू द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम इसका बाकायदा आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आपके बस थोड़ा सा टाइम लूंगा, ये मैं आपको पहले मुख्तसरन बता देता हूँ। मेरा मकसद यहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा टाइम लेना नहीं है। मैं सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजेशन का एक जस्ट छोटा सा ब्रीफ इंट्रो दूंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ आपके प्यारे इंस्ट्रक्टर जो हैं वो मुखातिब होंगे। ठीक है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक आयत आ रही है, और जिसका मफहूम ये है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हमारी हर एक कोर्स का, हमारी हर एक ट्रेनिंग पीरियड का, ट्रेनिंग सेशन का बाकायदा आगाज इसी आयत करीमा के मफहूम के साथ होता है। और ये कोशिश आपकी किसी भी तरफ हो सकती है। आप फाइनेंशियल वायबिलिटी को अटेन करना चाह रहे हैं, आप अपने जो पर्सनल मैटर्स हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट की तरफ जब आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएंगे, तो इंशाल्लाह जो आपकी एफर्ट होगी, जो आपकी कोशिश होगी, अल्लाह ताला आपको उसका समर भी ज़रूर देंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हम फिर एक दफ़ा अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक जो है वो हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के हवाले से आप लोगों को बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द लीडिंग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ, अगर बात की जाए जो डिफरेंट हमारा ट्रेनिंग का पोर्टफोलियो है, और हमारा बड़ा ही डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है वो, जो आगे जाके मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा आपको उसका भी ओवरव्यू दूंगा, ताकि आपको पता लगे कि हम कोई वो एक जो ट्रेडिशनल एकेडमी है या इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है। वी हम जो है वो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी गुड ऑडियंस। और इसके साथ साथ पोर्टफोलियो में जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बस उसका छोटा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ आगे जाके। हमारी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो इस टाइम 3 मेजर सिटीज़ के अंदर है, जिसमें कि हम लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद में हमारा हेड ऑफिस है जो कि प्लॉट 63 पे लोकेटेड है, I-10-3 के अंदर। लाहौर का एड्रेस अभी वेरी रिसेंटली जो है वो हमारा अपडेट हुआ है। हमने यहाँ से स्विच करके हम मॉडल टाउन लिंक रोड पे चले गए हैं। पेस शॉपिंग मॉल के 5th फ्लोर के ऊपर हमारा ऑफिस कैंपस लोकेटेड है, जबकि कराची का एड्रेस भी यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। तो 3 बड़े सिटीज़ के अंदर जो है वो हम ऑपरेट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आईसीटी के ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, तो एजुकेशनल एक्सीलेंस, और एजुकेशनल एक्सीलेंस हम अचीव किस तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डिफरेंट इंडस्ट्री रेलिवेंट जो कोर्सेज हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, हम वो ऑफर कर रहे हैं। और इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल भी हमने कोई आपको थ्योरी नहीं डिलीवर करनी, इंशाल्लाह रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं, वो हम आपको साथ साथ करवा रहे होंगे। ये सारे के सारे इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज हैं, इसमें ये कोई ट्रेडिशनल एजुकेशन वाला मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं है कि हम जो है वो आपको थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ कुछ कवर करवा रहे हों। ये प्रैक्टिकली इंशाल्लाह सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, ये डिग्री प्रोग्राम नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। और इसके साथ साथ प्रोफेशनल आपकी जो हम बात करते हैं कि हम हमारी जो सर्टिफिकेशंस हैं ये फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करती हैं, तो उसकी भी ऑब्वियसली ये चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। रीज़न बीइंग, जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन का मैकेनिज्म है, जो हमारा करिकुलम है, उसके अंदर इस तरह के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है वो कवर नहीं होते। हमारा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जब पास आउट होता है, जब वो रियल लाइफ में जाता है, जब वो किसी इंडस्ट्री या बिजनेस को सर्व करने के लिए जाता है, तो उसको चीज़ें वो नहीं आती, क्योंकि वो उसने अपने डिग्री प्रोग्राम के अंदर कवर ही नहीं की होती हैं। वो आप चाहे एक लॉ स्टूडेंट की बात कर लें, चाहे उस बंदे की बात कर लें जिसने अकाउंटिंग फाइनेंस पढ़ा है, जिसने कॉमर्स पढ़ा है, कोई भी आप एक फील्ड उठा लें, तो जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ट्रेडिशनली हमें ऑफर किया जा रहा होता है वो हमारी टोटली थ्योरेटिकल अप्रोच होती है। जबकि हमारी इसको लेके प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह कवर करवा रहे होंगे। आईसीटी में आपको जो एक और चीज़ मिलने वाली है जो कि काफ़ी वैल्यू एडिशन वाली है, ये भी मैं आपको बता दूं, वो आपको एक आउटरीच और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और ये आपकी नेटवर्किंग किस तरह से स्टैब्लिश होगी, जब आप एक बैच के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, या इससे अगर बैच एक्सटेंड हो जाता है, सम टाइम आप लोगों की तशनगी, आप लोगों के थ्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हम कोई क्योंकि घंटों पे बिलीव नहीं करते कि हमने कोई नंबर ऑफ आवर्स हमने पूरे करने हैं या नंबर ऑफ क्लासेस हमने पूरी करनी है। जब तक आप लोगों में थ्रस्ट है, जब तक आप लोगों की क्यूरीज पेंडिंग है, वी कैन ऑफर यू कपल ऑफ अनदर, आप कह लें कि हम आपको मजीद सेशंस भी ऑफर कर सकते हैं। तो जब आप
एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए ग्रुप के अंदर इंटैक्ट रहेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आपकी एक नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो भी आपको मिलेंगी। और व्हेन इट कम्स टू नेटवर्किंग, तो ये आपकी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस के अंदर, सर्विसेज बिजनेस के अंदर जो है वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रही होती है। अभी मैं आपको थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो का ओवरव्यू दूंगा, और देन इंशाल्लाह हम टोटली जो है वो स्विच कर जाएंगे कॉर्पोरेट एडवाइजर की तरफ। आईसीटी जो है करंटली 5 डिफरेंट कंट्रीज के टैक्स सिस्टम को कंप्रीहेंसिवली एंड प्रैक्टिकली कवर कर रहा है, जिसमें यूएसए टैक्सेशन है, यूके टैक्सेशन है, कैनेडियन टैक्सेशन है, सऊदी टैक्सेशन है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज के टैक्स सिस्टम हम यहाँ से बैठ के बेसिकली इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मार्केट के अंदर वैक्यूम अवेलेबल है। अगर आपके पास स्किल सेट है और आपको चीज़ें प्रैक्टिकली आती हैं, तो देन देर आर प्लेटफॉर्म्स के जहाँ पे जाके आप अपने स्किल सेट को मार्केट करके अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि हमारे पास और भी डिफरेंट जो बिजनेस से रेलिवेंट कोर्सेज हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रेलिवेंट कोर्सेज हैं, वो भी हम ऑफर कर रहे हैं। सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर इज़ वन ऑफ आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम, जो कि पाकिस्तान की टैक्स कंप्लायंस को कवर करता है फ्रॉम वेरी स्क्रैच। एनटीएन रजिस्ट्रेशन से लेके हर तरह की जो रिटर्न फाइलिंग है, वो हम प्रैक्टिकल सिनेरियोज के साथ जो है वो कवर कर रहे होते हैं। मैंने ये भी ऑन किया हुआ है। ठीक है, एक मिनट, मैं ऑडियंस से ही पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही। मुझे ये बताइएगा कि कोई आवाज़ की डबलिंग वगैरह तो नहीं हो रही, बस आपने रिएक्शन टैब से मुझे बता देना है। ओके, फाइन, थैंक यू। थैंक यू। सो पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम के मतलब हमारे पास 3 डिफरेंट कोर्सेज हैं, 3 लेयर्स हैं, तीन आप कह लें कि स्टेप्स हैं डिफरेंट, जिसके अंदर आप मास्टर लेवल तक जो है वो इसको सीख सकते हैं स्किल सेट को। और इसके बाद जो है डाटा एनालिटिक्स का कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी कोर, आप कह लें कि स्किल सेट जिसकी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है। अगर आपको डाटा एनालिटिक्स के ऊपर कमांड है, बीइंग डाटा एनालिस्ट, आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि जब आप अपना अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाने की बात करते हैं, जब आप फाइनेंशियल वाइबिलिटी को अटेन करने की बात करते हैं, तो देन देयर आर सर्टन प्री रेक्विजिट्स। ठीक है, वो प्री रेक्विजिट क्या है कि आपको उस स्किल सेट के ऊपर जो आप सर्विस ऑफर करने जा रहे हैं, आपको उसके ऊपर थोड़ी कमांड हासिल करनी है। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर अपनी सीवी के अंदर या मैं कहीं पे जाके किसी बंदे को क्लेम कर देता हूँ कि जी मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक है, तो उसके ऊपर वो बंदा, वो बिजनेस, वो एम्प्लॉयर मुझे इंटरटेन नहीं करने वाला। वो हमेशा मुझे जो है वो तभी इंटरटेन करेगा जब मैं प्रैक्टिकली, रियलिस्टिकली मैं कुछ उसके लिए वैल्यू एडिशन कर रहा हूँगा। और वैल्यू एडिशन आप तभी करेंगे जब आपको प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें आती होंगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी, अगेन वन ऑफ द कोर एरिया, जिसके मार्केट के अंदर आपको बहुत कम एक्सपर्ट नज़र आएंगे। हम इसका भी कोर्स ऑफर करते हैं, एंड इट कवर्स आईपी के जितनी भी आपकी चीज़ें आती हैं, आइदर इट इज़ ट्रेडमार्क है, फिर आपके कॉपीराइट हैं, पेटेंट हैं, डिज़ाइंस हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, इनकी रजिस्ट्रेशंस का क्या मैकेनिज्म है, आपने अपने जो आईपी हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, इन केस अगर कहीं पे इन्फ्रिंजमेंट हो रही है तो उसको आपने किस तरह से कैटर करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करते हैं। क्विक बुक जीरो एक वेरी बेसिक आप कह लें स्किल सेट, वो खासकर लोग जो यहाँ पे जिनका बैकग्राउंड अकाउंटिंग फाइनेंस का है, आप बुक कीपिंग का स्किल सेट ऑफर सीख के, तो आप बुक कीपिंग की सर्विसेज ऑफर करके एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन जो है, ये पाकिस्तान टैक्सेशन का एडवांस वर्जन है, जिसके अंदर हम नोटिस, अपील्स, उनको कैटर करते हैं। एज आई सेड अर्लियर कि मेरा मतलब नुक्ता नज़र ये नहीं है कि मैं यहाँ पे सारे कोर्सेज को आपके साथ एक्सप्लेन करूँ। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू के व्हाट वी आर ऑफरिंग। सैप एक फिर अनदर ईआरपी टूल एंड वाइडली यूज्ड इन, लाइक गल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होता है सैप। अगर आपको सैप के ऊपर कमांड है, आपको डाटा एनालिटिक्स के ऊपर कमांड है, तो आई कैन बेट कि आप बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन आपको पैकेज मिल सकता है। लेकिन कंडीशन फिर वही है कि आपको काम कितना आता है प्रैक्टिकली। तो आपने रियलिस्टिकली चीज़ों को लेके चलना है। कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये आप कह लें कि ये वही कोर्स है जिसके लिए मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। ठीक है, इसके अंदर हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, और इसका नाम जो है वो अभी आप कह लें कि सर्टिफाइड कॉर्पोरेट एडवाइजर है। बाकी कोर्स आउटलाइन कंटेंट सेम है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर हमने फर्दर कुछ चीज़ें एडिशन हम ऑफर कर रहे हैं।
और इसके साथ साथ वो लोग जो कमोडिटी स्टॉक्स के अंदर डील करना चाह रहे हैं, स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से होते हैं, उसके टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से होते हैं, आपने कैंडल्स चार्ट्स को किस तरह से पढ़ना है, जिसकी बेस के ऊपर आप एक डिसीजन लेंगे कि इस टाइम पे मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है और इस टाइम पे मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो विड्रॉ करनी है। ये उसके लिए भी हमारे पास गाइड अवेलेबल है। वो लोग जिनका स्पेसिफिकली नुक्ता नज़र ये है कि आपको सेल टैक्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हैं, आप एक बिजनेस पर्सन हैं और आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड हैं, तो उनके लिए सेल टैक्स मास्टरी का भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, जिसके बाद आप अपने बिजनेस की जो सेल टैक्स की कंप्लाइंसेस हैं, आइदर सर्विसेज की हों या फिर आपके गुड्स की हों, वो आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। यू डोंट नीड एंड कि आपको किसी कंसल्टेंट की उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं स्पेसिफिकली बिजनेसमैन को नहीं कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स जो लोग प्रैक्टिस के अंदर हैं उनको सेल टैक्स के ऊपर ज़्यादा कमांड हासिल करने की ज़रूरत है। द रीज़न बीइंग कि इसके आपके पास रिकरिंग क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, इसकी हर महीने रिटर्न होती है। तो अगर आपके पास एक गुड नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जो कि जिनकी आप मंथली फाइलिंग करते हैं, तो उसको भी आप मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर लगा के देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो इंक्रीज हो रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स अगेन दोज जो ग्लोबल ट्रेड में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है, उनको किस तरह से आपकी एलसी का मैकेनिज्म क्या होगा, आप किसी ऐसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी के कंसर्न्स है, तो उसके आपने किस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। और जितने, इन शॉर्ट में आपको ये बताऊं कि जितने कोर्सेज मैंने अभी आपको आईसीटी के प्लेटफॉर्म से बताए हैं या आगे आईडीटी जो कि हमारा एक सिस्टर कंसर्न है उसके प्लेटफॉर्म से भी जितने कोर्सेज हो रहे हैं, इन सारे कोर्सेज के लिए हमारे पास कोई भी एक ट्रेडिशनल टीचर नहीं है। यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज का टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा। ये सारे के सारे आपके इंडस्ट्री रेलिवेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग हैं, रेलिवेंट फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं, जो कि एक मैसिव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। और इसी तरह जो आपके मेंटोर हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ भी कर दूंगा, बाकी अपना इंट्रोडक्शन वो खुद करवाएंगे आपको। आप लोग उनको जानते भी होंगे, समीद मलिक साहब। ये सारे के सारे फील्ड के लोग हैं जो प्रैक्टिकली यही सारा काम कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर रखते हैं, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको पास ऑन करें। ये एक और हमारा सिस्टर कंसर्न है जिसके प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट और सर्टिफिकेशंस ऑफर कर रहे हैं, आईटी से रेलिवेंट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग। इसके अंदर भी हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन ये आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। तो इससे आगे ये है कि अगेन पोर्टफोलियो में हमारे पास फर्दर क्या है। ये एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन है, देन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग उसका सिस्टर कंसर्न है। वी हैव प्रोसिन्वा टैक्स सोल्यूशन जो कि हमारी एंटिटी यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है, जिस प्लेटफॉर्म से हम यूएसए के अंदर सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। मल्टीपल हमारे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेसेस हैं उसके अंदर। देन वी हैव मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग जो कि हमारा नेवटेक के साथ लाइजन है, जहाँ से हम नेवटेक की ट्रेनिंग्स भी ऑफर कर रहे होते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव बशारत अली एंड कंपनी, जिससे हम पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कॉर्पोरेट टैक्स, सिविल और क्रिमिनल की जो सर्विसेज है वो ऑफर कर रहे होते हैं। वी हैव आल्सो आईसीटी बिजनेस स्कूल। आईसीटी बिजनेस स्कूल के प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट जो प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स हैं हम वो भी ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आपकी सीए की कोचिंग है, ईसीसीए की कोचिंग है। देन वी हैव टीएनई एंड एचएनडी प्रोग्राम्स जिसको हम इंशाल्लाह वेरी सून ऑफर करने वाले हैं। और वी हैव मल्टीपल वेंचर्स बाय द वे। तो यहाँ तक मेरा आपके साथ था ताल्लुक। आगे जो है मैं बुलाऊंगा आपके जो रिस्पेक्टिव मेंटोर हैं, जो ट्रेनर हैं। वी विल हैव अ मिनट ब्रेक कि मैं सिस्टम स्विच कर दूं, और उसके बाद जो है समीत साहब आपको लीड करेंगे। समीत साहब की एक्सपर्टीज मैं नहीं आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह जैसे ही आप ये अगले 30-40 सेकंड जो मिनट हैं वो आपको सुनने वाले हैं आप उनको, और वो आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि इस कोर्स की कवरेज क्या है, इसका स्कोप क्या है, और इसको हमने लेके किस तरह से चलना है। इस कोर्स की जो एग्जीक्यूशन है, स्कीम ऑफ स्टडी है, वो सारी आपके साथ एक्सप्लेन की जा रही होगी। तो इनशाला यू वुड बी बेटर जज कि सर किस तरह से आपको अपनी एक्सपर्टीज जो है वो पास ऑन कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया। बाकी मैं आपके जो ट्रेनर हैं मैं अभी उनको कहूँगा कि वो आएँ और वो फ्लोर को संभालें और वो आपसे इंटरेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको मेरी आवाज़ इस टाइम क्लियर आ रही होगी तमाम पार्टिसिपेंट्स को।
आज हम ओरिएंटेशन सेशन अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सर्टिफाइड कॉर्पोरेट एडवाइजर बैच 6 का। बेसिकली जब कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू आपका कांटेक्ट हुआ होगा, आपको कुछ बेसिक लेआउट या आइडिया मिल चुका होगा कि ये पूरा कोर्स किस चीज़ के बारे में है। इसकी आउटलाइन आप थोड़ी बहुत देख चुके होंगे। उसकी मज़ीद डिटेल जब मैं आपसे शेयर करता हूँ। जनरली पाकिस्तान में एक बड़ा ही कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि सब लोग टैक्सेशन की ट्रेनिंग हासिल करते हैं या टैक्स फाइलिंग के सिस्टम को समझते हैं और इमिजिएटली आफ्टर दैट वो बिजनेस एडवाइजर बन जाते हैं और टैक्स संभालते हैं या कंप्लाइंस संभालते हैं किसी कंपनी का। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि टैक्स की तरफ एंटर होने से पहले जो उसका प्री रेquisite है, जैसे एफएससी से पहले मैट्रिक ज़रूरी है, ए लेवल से पहले ओ लेवल ज़रूरी है, तो टैक्सेशन के सिस्टम को समझने से पहले बिजनेस स्ट्रक्चर को समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर, एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट आपको नहीं आइडिया होगा कि एक बिजनेस किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, किस लॉ के तहत रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर कौन कौन सी टैक्स लाइबिलिटीज फ्यूचर में इम्पोज हो सकती हैं, तो इस सारे सिस्टम को समझे बगैर आप एक क्लाइंट को रिफाइंड एडवाइस नहीं दे सकेंगे। मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने गूगल स्लाइड्स की। स्क्रीन, आई होप आप सबके सामने स्क्रीन में ये शो हो रहा है सर्टिफाइड कॉर्पोरेट एडवाइजर का टाइटल, और फर्दर यहीं से हम इसको आगे कैरी ऑन। जनरली पाकिस्तान में आपने बिजनेस स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं सोल प्रोप्राइटर, कुछ लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्राइवेट लिमिटेड, कोई वर्ड यूज़ करता है कि जी मैंने कंपनी बनानी है, कोई क्लाइंट वर्ड यूज़ करता है कि जी मैंने पार्टनरशिप बनानी है, कोई कहते हैं कि जी मैंने कंपनी बनानी है लेकिन हम 3 पार्टनर हैं। इस तरह के ढेरों बीसियों कीवर्ड्स आपने सुने होंगे। उन कीवर्ड्स को मैं राइट साइड पे लिखता हूँ और उसके बाद लेफ्ट साइड पे मैं उसके लीगल कीवर्ड्स लिखूंगा कि असल में वो क्या है। आपको बिजनेस का वर्ड सुनने को मिला होगा, फर्म, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, बिजनेस एनटीएन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आपको जनरली, इसमें एक एलएलपी भी आ गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये लेमैन लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स। रिक्वेस्ट, आबिद खान, एक सेकंड में देख लेता हूँ। वेटिंग रूम में जो एंटर होगी, एडमिट ऑल। ठीक हो गया, मैं इधर आबिद खान सर्च में अभी आया नहीं। आबिद खान को होस्ट, को होस्ट करना है इसमें, कंफर्म। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस को डिफरेंट कीवर्ड्स या लीगल नेम्स या हमारे जो हमने आम जबान में कुछ टर्मिनोलॉजीज बनाई होती हैं उससे हम डिस्कस करते हैं, बोलते हैं या कन्वे करते हैं। जनरली आप बैंक में भी जाते हैं तो आप कहते हैं कि जी मेरा कंपनी अकाउंट बना दें, जबकि लीगली वो जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जा रहे हैं बैंक में, हो सकता है वो पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हों, शायद वो किसी फर्म के डॉक्यूमेंट्स हों, या वो किसी एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स हों, या वो जस्ट एक बिजनेस एंटियन हो या प्राइवेट लिमिटेड। अभी जो पूरी एक खिचड़ी मची हुई है बिजनेस रजिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर की पाकिस्तान में, हमारा फेज 1 में इस कोर्स के अंदर की पॉइंट यही होगा कि हम बिजनेस को सेग्रीगेट करें विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू compliances, विद रिस्पेक्ट टू उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, वो सारी चीज़ें हम डिवाइड करेंगे वन बाय वन। अब वो बिजनेसेस जो पाकिस्तान में बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं, मैं सिर्फ उनके जो राइट पे मैंने वर्ड्स लिखे थे ये वो थे जो कि लोकली लोग यूज़ कर रहे हैं। लेफ्ट पर मैं वो वर्ड्स लिख रहा हूँ जो लॉ जिनको एक्सेप्ट करता है, कानूनी तौर पे जो बिजनेस नेम्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और टॉप पे मैं इसको टाइटल दूंगा बेसिक स्लैश प्राइमरी रजिस्ट्रेशन।
जैसे एक इंसान का आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड उसकी बेसिक शनाख्त होती है, वैसे ही बिजनेस की प्राइमरी रजिस्ट्रेशन उसकी एक शनाख्त होती है, जिसके बगैर वो बिजनेस इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं है। सोल प्रोप्राइटर, नेक्स्ट इज एओपी। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर बेसिकली क्या होता है? एक बिल्कुल ही बेसिक लेवल की रजिस्ट्रेशन जो कि एफबीआर में रजिस्टर होती है। कैसे होती है? फॉर्म 181 आप फाइल करते हैं तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन सोल प्रोप्राइटर की दे दी जाती है, और आप बाद में उसका कंपनी अकाउंट भी बना सकते हैं और उसको एज अ लीगल बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर से जब थोड़ा सा हम आगे एडवांस लेवल पे आते हैं तो हमारे पास आ जाती है दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स का बिजनेस, उसको हम कहते हैं एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ये जो एओपी है, यही लीगली अगर आप कहें ना कि फर्म क्या होती है, आप इस एओपी को असल में फर्म रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं। अब ये तीनों वर्ड मैंने एक ही लाइन में लिखे हैं क्योंकि एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और फर्म ये एक ही चीज है। अगर कोई कहता है मैंने फर्म रजिस्टर करवा ली है या करवानी है, तो इसका मतलब है कि वो एओपी की डिमांड कर रहा है, वो एओपी बनवाना चाह रहा है। या अगर किसी भी सरकारी इदारे ने आपसे एओपी के डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो आप समझ जाएं कि ये एसोसिएशन ऑफ फर्म की बात हो रही है। थर्ड लेवल पर जो चीज आती है एक और, वो है एलएलपी। ये है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं जनरली। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है कहाँ पर? एससीसीपी में, या लिमिटेड पार्टनरशिप भी इसको कहा जाता है, पार्टनरशिप जो कि लिमिटेड हो। एओपी जो ऊपर थी इस टाइम वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास रजिस्टर्ड होती है। अभी मेरा जो राइट नाउ इस वक्त जो मेन कंसर्न है वो ये है कि आप सब सुनने वाले इन लफ्ज़ों को माइंड में ज़बानी याद करते जाएं। इनकी रजिस्ट्रेशंस कहाँ पर होंगी, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होंगी, क्या प्रोसीजर्स होंगे, वो सारे हम आगे इस कोर्स में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज एलएलपी विच इज रजिस्टर्ड एट एससीसीपी। इसके बाद एक और कैटेगरी जो आती है वो है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। ये इसका शॉर्ट कीवर्ड है, और अगर मैं इसको फुल में लिखूं ये क्या होता है? ये होता है सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। सिंगल मेंबर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका फुल वेरिएंट है। पाकिस्तान में इसको सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं, इंडिया में, यूके में, यूएस में, हर जगह इनके डिफरेंट नाम है। कहीं पे इसको ओएमसी कहेंगे, वन मैन कंपनी, कहीं इसको ओपीसी कहा जाएगा, वन पर्सन कंपनी, और पाकिस्तान में इसको हम कहते हैं एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी। अब यहाँ पर जो एसएमसी में एम में मेंबर आ रहा है, तो ये मेंबर बेसिकली उसका एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि ये उसके मालिक या ओनर की बात हो रही है कि एक अकेले की मलकियत में ये कंपनी होगी। बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि जी मेरी तो एसएमसी है, मैं इसमें एम्प्लॉयज़ कैसे हायर कर लूँ? तो आप एम्प्लॉयज़ 100 क्या, आप 10,000 एम्प्लॉयज़ भी हायर कर सकते हैं, आप पे कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। ये जो सिंगल मेंबर का वर्ड है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मलकियत तक है, एम्प्लॉयज़ तक नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी आ गई जी प्राइवेट लिमिटेड, और ये होती है प्राइवेट लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म। जो लीगली अगर आप कहें ना कि कंपनी है, तो कंपनी का वर्ड लीगली आप एसएमसी में यूज कर सकते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड में यूज कर सकते हैं। जिसे कहते हैं कि लॉ जिस एंटिटी को कंपनी मानता है, ये दो एंटिटीज हैं। जो ऊपर एलएलपी है, एओपी है, या सोल प्रोप्राइटर है, इनको आप बिजनेस के वर्ड से ये कह सकते, डिनोट कर सकते हैं कि जी ये मेरे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आप इनको कंपनी नहीं कह सकते। नेक्स्ट ऑप्शन आ गया जी पब्लिक लिमिटेड, और ये पब्लिक लिमिटेड को भी आप कंपनी कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट अब आपके पास कितनी कैटेगरीज आ गई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये छह कैटेगरीज हैं। इन छह के अलावा सातवीं कैटेगरी पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन में एग्जिस्ट नहीं करती। आपके बिजनेसेस या आपके क्लाइंट के बिजनेसेस या पाकिस्तान में मौजूद तमाम मल्टीनेशनल्स, नेशनल्स, लोकल एंटिटीज जो मौजूद हैं, वो सारी की सारी इन्हीं कैटेगरीज में फॉल करती हैं। कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, मैं उनके लिए दोबारा बताता जाऊं। इस टाइम स्क्रीन पे आपके सामने जो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये वो बेसिक प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है जो एक बिजनेस के लिए ज़रूरी होती है।
मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मेरी शिनाख्त आइडेंटिटी कार्ड से होगी मेरे मुल्क के अंदर। आप सारों की भी शिनाख्त आपके आईडी कार्ड से होगी, जो उसके ऊपर आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, आपका जेंडर, आपकी एज, सारा कुछ मेंशन्ड होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर XYZ। सिमिलरली कोई भी इंसान अगर पाकिस्तान के अंदर कारोबार कर रहा है, बिजनेसमैन है, तो उस कारोबार का जो शिनाख्त है वो इन 6 कैटेगरीज में फॉल करेगी। इन 6 से हट के कोई सातवीं कैटेगरी नहीं होगी। हाँ, इन 6 की आगे फर्दर सब कैटेगरीज हो सकती हैं, आगे स्पेशलाइज लाइसेंसिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन वो इन्हीं से ही उठाई जाएंगी। मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। पाकिस्तान में अगर कोई हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है तो वो इन 6 में से किसी एक कैटेगरी में आता होगा। पाकिस्तान में अगर बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत बड़ी ह्यूज कंपनी है, जिसके बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं बड़े, वो भी इन्हीं 6 में ही एग्जिस्ट करेगी। पाकिस्तान के अंदर अगर आप पार्कव्यू सिटी को उठा लें, किसी भी जाइंट को उठा लें, वो इन्हीं में फॉल करेगा। और अगर आप बिल्कुल नीचे आए, एंट्री लेवल पे, आप किसी किराने के दुकानदार को देखें तो उसने भी इन्हीं में से कोई एक कैटेगरी रजिस्टर कराई होगी। कोई टेलर शॉप देख लें, कोई ब्यूटी पार्लर देख लें, कोई भी एंटिटी जो बिल्कुल 1 रुपए का कारोबार कर रही है या 1 करोड़ का कारोबार कर रही है, वो इन 6 के अंदर फॉल कर रही है। इसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि अगर सारे बिजनेसेस यही हैं तो फिर वो लाइसेंसिंग क्या है जिनके बारे में आप सुनते हैं। मुख्तलिफ लाइसेंसिंग है जी, माइक्रो फाइनेंस बैंक की लाइसेंसिंग, स्टेट बैंक की लाइसेंसिंग, टूर ऑपरेटर्स वाले अपनी डीटीएस की लाइसेंस लेते हैं, ओईपी वाले जो बाहर लोगों को वर्क परमिट्स के लिए भेज रहे हैं उनकी अपनी लाइसेंसिंग होती है, ब्लू यूनिफॉर्म में जो गार्ड्स खड़े होते हैं बैंक्स के बाहर या प्राइवेट कंपनीज के बाहर, वो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं, पीएससी कहा जाता है उनको। उन पीएससी कंपनीज की भी अपने लाइसेंस होते हैं जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से मिलते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं तो अपना कारोबार चैम्बर से रजिस्टर कराया हुआ है, मेरी तो रजिस्ट्रेशन ही चैम्बर में है, मैं तो इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करता। तो ये सारी बातें अजम्पशंस हैं। आपने अगर लाइसेंसिंग लेनी है वो सेकेंडरी स्टेज पे आती है। आपने कोई भी स्पेशल अप्रूवल लेना है स्टेट से, वो सेकेंडरी लेवल पे आता है। आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्ट्रेशन लेनी है, वो सेकेंडरी स्टेज पे आती है। सबसे पहले इन कैटेगरीज में फॉल होना एक बिजनेस के लिए ज़रूरी है। ये इसी तरह से है जैसे आप अपना आईडी कार्ड बनवाएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, आप आईडी कार्ड बनवाएंगे तो आपको पासपोर्ट मिलेगा, आप आईडी कार्ड बनवाएंगे तो उसके बाद आपको अपने असले का लाइसेंस मिलेगा। अब आईडी कार्ड बना होगा तो आप गाड़ी की मलकियत अपने नाम पे कर सकते हैं, गाड़ी का एक्साइज एंड टैक्सेशन से कार्ड ले सकते हैं। आईडी कार्ड बना होगा तो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर का एज अ डॉक्टर का लाइसेंस ले सकते हैं। आईडी कार्ड बना होगा तो आप बतौर वकील बार काउंसिल में अपना लाइसेंस ले सकते हैं कि जी मैं एडवोकेट हूँ। आईडी कार्ड होगा तो आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट आईटीपी का लाइसेंस ले सकते हैं एफबीआर से। तो सिमिलरली एक बिजनेस की अगर ये चीज़ें बनी हुई होंगी तो ही उस बिजनेस को एडिशनल लाइसेंसिंग मिल सकती है। यहीं से ही हम बिल्कुल स्टेप 1 लेगा एक बिजनेस। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप लिखते जाएं, अपने पास नोट डाउन कर लें, और जैसे ही ये सेशन हाफ गुजर जाएगा तो उसके बाद हम Q&A की तरफ चले जाएंगे, और फिर आपका क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इस पे मैं आपको फर्दर क्लासिफिकेशन दी तो होगी बेसिक रजिस्ट्रेशन की। इसके बाद एक और चीज़ आती है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, कि जहां पर रजिस्टर करना ज़रूरी है उस जगह पे रजिस्टर किए बगैर इन सारों में से कोई भी इदारा लीगली ऑपरेट नहीं कर सकता। वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्या है? जब भी आप ये रजिस्टर करेंगे तो आपने लाजमी अपने इदारे को एफबीआर में एनटीएन की शक्ल में, जिसे नेशनल टैक्स नंबर कहते हैं, लाजमी रजिस्टर करना है। क्यों रजिस्टर करना है? कोई भी बिजनेस जब रजिस्टर हो रहा है तो लाजमी वो पैसा कमाएगा, प्रॉफिट या लॉस होगा, उसमें रेवेन्यू आएगा, उसकी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी। जब एक बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तो उसने अपनी टैक्स फाइलिंग भी करनी है। टैक्स लाइबिलिटी उस पर इम्पोज होगी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जब टैक्स लाइबिलिटी इम्पोज होगी तो फिर वो टैक्स फाइलिंग कैसे करेगा? उसके लिए उसको एफबीआर से एनटीएन रजिस्टर कराना पड़ेगा। सिमिलरली एक तो ये रीज़न होगी, मैंडेटरी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये मजबूरन है, ये आपका शौक नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है। अगर आपने ऑपरेट करना है तो आप मजबूरी में ये रजिस्टर करेंगे एफबीआर में। जैसे मैंने आईडी कार्ड तो बना लिया, ड्राइविंग लाइसेंस मुझे नहीं चाहिए, मेरा काम चल रहा है, लेकिन मैं जब भी रोड पे गाड़ी चलाऊंगा तो लाइसेंस नहीं होगा तो मुझे चालान हो सकता है।
सिमिलरली अगर मेरे बिजनेस का एनटीए नहीं है तो मेरे पे फाइन इम्पोज हो सकता है किसी भी स्टेज पे। किसी का पहले महीने हो जाएगा, किसी का शायद 2 साल तक ना हो। तो ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास नहीं है, मैं आज भी गाड़ी चलाऊं, हो सकता है मेरा 1 घंटे बाद चालान हो जाए, हो सकता है 3 साल तक मैं किसी के रडार में ना आऊं, डिपेंडिंग अपॉन मैं कैसी कैसी एक्टिविटीज कर रहा हूँ। सेम चीज़ यहीं पे अप्लाई होती है। आप अपना एनटीए ना लें तो कोई मसला नहीं है, हो सकता है 2 महीने तक भी आप रडार में ना आए, हो सकता है आप शाम को ही रडार में आ जाएं एफबीआर के, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्टिविटी। एफबीआर में इन सारों का होना ज़रूरी है। मैं सबके आगे एफबीआर लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कोई भी इदारा अगर एफबीआर में रजिस्टर्ड लिस्टेड नहीं है तो वो ऑन मिस्टेक है और उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ये होगी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अब जो पीछे मैंने बेसिक प्राइमरी रजिस्ट्रेशन लिखी है, इसमें आप सबको ये तो आइडिया हो गया कि कौन कौन सी कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। अब इन कैटेगरीज के बाद एक अगला सवाल जो जनरेट होता है एक आम लेमैन का या एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट आपका, ऐसा तो वो ये होगा, अच्छा चलें सर ये तो एग्जिस्ट कर रही हैं सोल, एओपी, एलएलपी, एसएमसी, पीवीटी, प्राइवेट और पब्लिक, और ऊपर हमने इनके फुल नेम की फॉर्मेट्स भी देख लिए, तो ये रजिस्टर कहाँ पर होंगी? ऑब्वियसली कोई ना कोई इदारा तो एग्जिस्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर इनका टॉप पे एक टाइटल देता हूँ, रेगुलेटर। रेगुलेटर से मुराद के कौन इनको रेगुलेट कर रहा है, कहाँ पर ये रजिस्टर हो रही हैं? कोई ना कोई तो गवर्नमेंट ऑफिस या एंटिटी एग्जिस्ट करेगी जिसको आपने रीच आउट करना है, फिजिकली, मैन्युअली या डिजिटली, किसी भी स्ट्रेटेजी से। वो स्ट्रेटेजी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपने रीच आउट करना है किस इदारे को। जैसे आईडी कार्ड है, पहले आप नादरा जाके बनवाते थे, अब नियर मोस्ट आपकी कुछ ई सहूलत शॉप्स आ गई हैं, या नादरा की मोबाइल वैन्स आ गई हैं, नादरा 24/7 हो गया है। तो नादरा को आप फिजिकली भी रीच आउट कर सकते हैं, डिजिटली भी ऑनलाइन रीन्यूअल्स अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली हर रजिस्ट्रेशन के किसी का फुली मैनुअल प्रोसेस होता है, किसी का पार्शली मैनुअल होता है, किसी का फुली ऑनलाइन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हर एंटिटी के कुछ चीज़ें ऑनलाइन होंगी, कुछ मैनुअल होंगी, कुछ कंप्लीटली मैनुअल होंगी। उन सबको हम आगे आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। अभी जब बिजनेस एंटिटीज आपको ज़बानी याद हो जाएं, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपको ज़बानी याद करना ज़रूरी है कि ये बिजनेस एंटिटी रजिस्टर कहाँ पे हो रही है। Everything all right, sir? Yes. आपकी आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। स्मिथ साहब माइक ऑन कर लीजिएगा। जी सर, माइक ऑन कर लिए, स्क्रीन शेयर, ये इंटरनेट आई रीस्टार्ट हो गया था। नो प्रॉब्लम सर, वी कैन कंटिन्यू। चलें परफेक्ट, अब वापस रिज्यूम करते होगा। अच्छा, अब एज अ व्यूअर आप देख रहे होंगे कि एक तो कैटेगरी आ गई एफबीआर में, फाइन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, दूसरी एओपी की रजिस्ट्रेशन आ गई रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, ठीक हो गया, ये भी एक सेपरेट रेगुलेटर है। बाकी 1 2 3 4 6 में से 4 आपकी ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हो रही हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने कॉरपोरेट सीखना है तो आपको सबसे ज़्यादा जो लिंकेज है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से होगी। मैं एक एक करके इन सब की वेबसाइट्स आपको दिखाता हूँ। सोल प्रोप्राइटर आपके सामने आ रहा है, तो ये एफबीआर में जाके रजिस्टर होगा, ये एफबीआर की मेन वेबसाइट है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, fbr.gov.pk, एफबीआर का मेन होम पेज है।
आप आयरिस पे जाएंगे, इसकी ई सर्विसेज के लिए समझ लें जहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है। ये पूरा पोर्टल है जहाँ पर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है और आगे एनटीएन का प्रोसेस इनिशिएट होगा। कैसे होगा, किस तरह होगा, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही था कि iris.fbr.gov इज़ द मेन पोर्टल जहाँ पर जाके आप अपनी सोल प्रोप्राइटर का प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। सेकंड आ गया एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एओपी की रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास होगी। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स फिजिकली भी आप रीच आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स रावलपिंडी। तो मेरे पास राइट साइड पे एक एड्रेस आया है। ये इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये ऑफिस I9 में क्यों है। लकीली जो रावलपिंडी का रजिस्ट्रार है पंजाब का है, उनका फिजिकल ऑफिस I9 में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि ये है पंजाब का ही डिपार्टमेंट, ये इस्लामाबाद का नहीं है। बहुत से लोग I9 चले जाते हैं इस्लामाबाद समझ के, बट इट इज रावलपिंडी बेस्ड। इस रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के ऑफिस को आप फिजिकली भी रीच आउट कर सकते हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का पोर्टल है पंजाब का, आप इसके ऊपर भी रजिस्टर होकर अपनी फर्म की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये प्रोसेस कैसे चलेगा ये पूरा हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट आपको पता क्या लग गया, सोल प्रोप्राइटर के लिए आपने आईरिस पे जाना था और एओपी के लिए आपने पंजाब के पोर्टल पे जाना है या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के ऑफिस में फिजिकली जाना है। लास्टली जो सबसे और उसके बाद उस मेन पोर्टल के नीचे ई सर्विसेज का एक ऑप्शन आ रहा था जो कि आयरिस था। सिमिलरली एससीसीपी का भी एक मेन पोर्टल है। ये इस टाइम स्क्रीन पे जो आपके सामने आ रहा है ये एससीसीपी का मेन पोर्टल। इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन की हद तक बहुत कुछ मेंशन्ड है। आप उस सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेटर ऑन हम इसको इन डेप्थ डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे एक लाइसेंसिंग की कैटेगरी आ रही है। अभी इस वक्त लाइसेंसिंग के वर्ड पे आपने फोकस नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना। हम अभी रजिस्ट्रेशन तक हैं। हमेशा लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन के बाद होती है। लाइसेंस, एम्युनिशन का लाइसेंस, मेडिकल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस, पंजाब बार काउंसिल का लाइसेंस, कोई भी लाइसेंस लेना है वो बाद में मिलेगा, पहले मेरा शनाख्ती कार्ड रजिस्टर होगा। तो सिमिलरली पहले आपका बिजनेस रजिस्टर होगा। अब ये तो हो गया मेन एससीसीपी का पोर्टल। इसका एक पोर्टल सामने ऊपर रीडायरेक्ट करा आपको इजी फाइल की तरफ, EZ फाइल। इजी फाइल इज बेसिकली leap.scp.gov। ये एड्रेस आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। ये पोर्टल शो बेसिकली होगा जिस पर आपकी सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी होगी। एससीसीपी बेस्ड एंटिटीज जो मैंने रजिस्टर करनी है वो इसी पोर्टल पे जाके रजिस्टर करनी है। इस पे सारी गाइडेंस की डिटेल्स हैं कि कंपनी एलएलपी का नेम कैसे रिजर्व होगा, इनकॉर्पोरेशन कैसे होगी, कंपनी स्लैश एलएलपी की फाइलिंग कैसे होगी। अब हर चीज़ में इन्होंने कंपनी स्लैश एलएलपी, कंपनी स्लैश एलएलपी, कंपनी स्लैश एलएलपी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एलएलपी को आप लीगली कंपनी नहीं कह सकते। एलएलपी एक अलग चीज़ है, पार्टनरशिप है, और नीचे जो बाकी ये तीन है, इन तीन को आप कंपनी कह सकते हैं। तो इससे आपको समझ आ गया कि एससीसीपी ने या तो एलएलपी आप कर सकते हैं और या इन तीन में से कोई सी भी कंपनी। और कंपनी के लिए वो लीगली कौन से हैं, इन तीन इदारों को आप लीगली कंपनी कह सकते हैं, एलएलपी को लीगली कंपनी नहीं कह सकते। अब ये चारों एंटिटीज कैसे रजिस्टर होंगी, ये स्टेजेस हम इनकी लेटर ऑन इसी कोर्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो फार आपको समझ आ गई होगी, एक प्राइमरी रजिस्ट्रेशन है, वो कहाँ पर होगी, ये उसके रेगुलेटर्स के नाम हैं जी, इन इन इदारों में होगी। और एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है जो आपने एफबीआर में करनी है, दो रीजंस की वजह से। एक रीज़न ये कि आप बिजनेस ओनर बन गए हैं तो टैक्स लाइबिलिटी भी अराइज हो गई है, आपने टैक्स फाइलिंग करनी है। एनटीएन नहीं होगा तो आप टैक्स फाइलिंग नहीं कर सकते। सेकंड रीज़न क्या है, आप बिजनेस ओनर बन गए हैं तो आपने डेफिनेटली अपने बिजनेस के नाम पे कंपनी अकाउंट तो ओपन करवाना है। जब आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जाएंगे कंपनी अकाउंट ओपन कराने, तो वो बैंक आपको अकाउंट ओपनिंग की सर्विस तब ही देगा जब आप उसको अपना एफबीआर में रजिस्टर्ड एनटीएन जो नेशनल टैक्स नंबर होता है वो देंगे। मैं अपना पर्सनल अकाउंट ओपन कराने जाऊं तो मेरे आईडी कार्ड पे वो ओपन हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं अपने कारोबार का अकाउंट ओपन करने जाऊं तो वो कारोबार का एनटीएन लाजमी मांगेंगे। बेसिक रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट तो ऑब्वियसली वो डिमांड करेंगे, बट एडिशनली बैंक्स विल आस्क द एफबीआर एनटीएन ऑल्सो। वो होगा तो मेरा बिजनेस अकाउंट ओपन होगा। तो ये दो एक सादी सी वजूहत हैं जिनकी वजह से एनटीएन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं आप आराम से उनको नोट करते रहें, और इंशाल्लाह हम एक डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और आपके सारे सवालों को एंटरटेन किया जाएगा आज ही इसी सेशन में। अब इसमें दो तरह के सबसे मेन इदारे जो आपके सामने आ रहे हैं कॉरपोरेट रेगुलेटरी में, वो कौन है जिसकी इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा है? एक है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर, और दूसरा है एसईसीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इन दोनों इदारों में आप रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट बन सकते हैं। जब आपने ये कोर्स ज्वाइन किया तो डेफिनेटली आप अपनी कॉरपोरेट एडवाइजरी में अपने आप को पॉलिश करना चाह रहे हैं, ग्रूम करना चाह रहे हैं और रिफाइन करना चाह रहे हैं। दोनों एंड से, एक कि आपको ये सारे काम करने आ जाएं, दूसरा आप अपने क्लाइंट की डीलिंग को भी बेहतर कर सकें। इन दोनों चीज़ों में मैं आपको बताता चलूँ, एफपीआर में भी एक ऑप्शन होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आईटीपी रजिस्ट्रेशन का। इसको हम कहते हैं इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। और एसईसीपी में होता है बेसिकली ऑथोराइज्ड इंटरमीडिएटरी। ITP is for FBR and authorized intermediary is for SECP। वो सब लोग जो प्रॉपर लाइफ टाइम ये काम करना चाहते हैं वो FBR में ITP का लाइसेंस ले सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं, उसकी प्री रिक्विजिट क्या है? जो बेसिक सा प्री रिक्विजिट है वो यही है कि आपकी 14 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए। और किन सब्जेक्ट्स में? मेनली कॉमर्स में, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस या लॉ, इनसे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनमें। क्योंकि लॉ यही कहता है कि वो बंदा कंसल्टेंट बन सकता है जिसको अकाउंटिंग फाइनेंस का बैकग्राउंड हो। तो अब इसमें सारी ऑडियंस में दो तरह के लोग होंगे, एक वो जो ऑलरेडी लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखते हैं। लॉयर्स को आईटीपी का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने क्लाइंट को लीगली प्रेजेंट कर सकते हैं एफबीआर के किसी भी प्लेटफॉर्म में जिसमें कमिश्नर अपील है, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, और हाई कोर्ट में इवेंचुअली जाते ही जस्ट लॉयर्स हैं। जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, नॉन लीगल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि अगर आपने एटलीस्ट 14 ईयर ऑफ एजुकेशन अकाउंटिंग फाइनेंस या कॉमर्स में की हुई है, आप अपने रेलेवेंट टैक्स ऑफिस जिस भी जोन में आप फॉल करते हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, उसको रीच आउट करके आईटीपी का लाइसेंस ले सकते हैं। आईटीपी लाइसेंस लेकर आप आराम से अपने आप को इनकम टैक्स वकील कह सकते हैं। आपने काफ़ी जगह वर्ड लिख सुना होगा कि जी मैं इनकम टैक्स का वकील हूं, तो वो आईटीपी लाइसेंस होल्डर्स ही होते हैं जो इनकम टैक्स वकील भी अपने आप को कहते हैं। वो क्यों वकील कहते हैं? क्योंकि इनकम टैक्स में एफबीआर के इदारे में जब बेसिक स्टेज पर आपको कोई भी नोटिस वोटिस आता है और उस नोटिस से आप एग्रीव इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल में आप आई गेस देयर इज़ अ नेटवर्क प्रॉब्लम, स्टे कनेक्टेड। और ये पॉसिबल भी है, अभी इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह की सिचुएशन चल रही है तो नेटवर्क का कोई एरर आ सकता है। वी जी नीड सर योर वो कोऑपरेशन। यस, स्मिथ साहब इज बैक। हाँ, सर स्क्रीन जी आप शेयर कर लीजिएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ जी। अच्छा, तो हम बेसिकली बात कर रहे थे आईटीपी के लाइसेंस की, उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो आप आराम से लेकर अपने क्लाइंट को एफबीआर में कमिश्नर अपील में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कमिश्नर अपील के बाद नेक्स्ट स्टेज होता है एटीआईआर, मतलब जो वो ट्राइब्यूनल जो कि टैक्स मैटर्स के लिए बनाई गई है। कमिश्नर अपील में भी दूसरी साइड पर आपका लॉयर भी कोई आ सकता है और आप अपने क्लाइंट को बगैर वकील हुए इनकम टैक्स वकील बन के पेश कर सकते हैं। सिमिलरली ट्राइब्यूनल्स के अंदर भी आप लॉयर हुए बगैर इनकम टैक्स वकील बन के अपने क्लाइंट के मैटर को प्रेजेंट कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने सीए किया हुआ है उनको भी ये लाइसेंस मिल जाता है आईटीपी का। अगर किसी ने एसीसीए किया हुआ है वो तब भी आईटीपी के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है।
या पाकिस्तान के अंदर उसने एचईसी की रेगुलेटेड कोई भी 14 ईयर क्वालिफिकेशन की हुई है, तो ये उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो आईटीपी का लाइसेंस ले लें अगर वो लाइफ टाइम ये बिजनेस करना चाहते हैं। हमारे साथ काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जिन्होंने कंसल्टेंसी के लिए बिजनेस इनिशिएट किया, उसके बाद हमारे से कॉर्पोरेट और टैक्स की ट्रेनिंग्स ली। आफ्टर दोज ट्रेनिंग्स उन्होंने साइड बाय साइड बी कॉम की डिग्री इनिशिएट कर ली, या बी कॉम का अल्टरनेटिव आया हुआ है लामा इकबाल में, काफ़ी लोग करा रहे हैं एसोसिएट डिग्री, जो 2 ईयर्स प्रोग्राम है जो एफएससी के बाद होता है। तो अगर आप 13th ईयर और 14th ईयर ऑल्टरनेटिवली कोई कॉमर्स की डिग्री इनिशिएट कर सकते हैं तो वो कर लें, अभी नहीं तो एटलीस्ट 2 ढाई साल बाद आपके पास आईटीपी का लाइसेंस आ जाएगा। सेकंड जो चीज़ है वो है एससीसीपी में आप अपने क्लाइंट को लीगली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होती है ऑथराइज इंटरमीडिएटरी की रजिस्ट्रेशन। उसका जो प्री रेक्विजिट है वो है 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, और ये 16 ईयर ऑफ एजुकेशन भी आपकी फाइनेंस, अकाउंटिंग या लीगल में होनी चाहिए। जो वकील साहिबान हैं वो भी अपनी फर्म को या अपने आप को, फर्म भी बन सकती है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव और वो खुद भी बन सकते हैं, एससीसीपी के अंदर बना सकते हैं। सिमिलरली जो अकाउंटिंग फाइनेंस के हैं, जिन्होंने एमबीए फाइनेंस की है, एमकॉम किया हुआ है, एमएससी इकोनॉमिक्स की हुई है, तो या एलएलबी किया हुआ है, वो एससीसीपी में अपने आप को ऑथराइज्ड इंटरमीडिएटरी बना सकते हैं। तो ये दो मेन इदारे हैं, एफपीआर और एससीसीपी, जिनके साथ आपकी एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट सबसे ज़्यादा लेन देन रहेगी। चाहता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी, तो फिर वो इवेंचुअली लॉ की डिग्री भी स्टार्ट कर सकता है। ये होगी बेसिक रजिस्ट्रेशन, रेगुलेटर्स के नाम, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जो आपने करनी है। एक और कीवर्ड जो कि फ्यूचर में ज़रूरी होगा, आपको समझ लेना चाहिए एज अ कॉर्पोरेट कंसल्टेंट, वो है कॉर्पोरेट बॉडी और नॉन कॉर्पोरेट बॉडी। बेसिकली कॉर्पोरेट बॉडीज वो होती हैं जो प्रॉपर लिमिटेड स्ट्रक्चर में मौजूद रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, वो सारी की सारी कॉर्पोरेट बॉडीज हैं। नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज जनरली सोल प्रोप्राइटर्स और एओपीज हैं जो कि अनसेफ होती हैं, माइक्रो लेवल पे बिजनेस कर रही होती हैं। इनके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन आज अभी इस वक्त मैं सिर्फ दो डिफरेंसेस आपको मेमोराइज कराना चाहता हूँ, बाकी लेटर ऑन आपको वक्त के साथ साथ इसी कोर्स में ज़्यादा हो जाएंगे। वो दो क्या हैं? कॉर्पोरेट बॉडी कैन बी सूड एंड दे कैन सू, ये एक हो गया बेसिकली। और दूसरा इसका हो गया दे कैन बाय सेल एसेट्स। और नॉन कॉर्पोरेट बॉडी कैन नॉट सू एनीवन पर्सनली लायबल, और दे कैन नॉट बाय सेल एसेट्स। अब इन दो चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो इदारे, जो कंपनीज, बिजनेसेस, स्ट्रक्चर्स कॉरपोरेट बॉडी में फेल फॉल करेंगे, वो अपने इदारे की कैपेसिटी में किसी और पर केस कर सकते हैं, या सूट से ज़्यादा इजी में बड़े दे कैन फाइल अ केस, कैन फाइल अ केस, ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। दे कैन फाइल अ केस और एनी वन कैन फाइल अ केस अगेंस्ट, कि उनके खिलाफ भी केस हो सकता है। कॉरपोरेट बॉडी अपनी कॉरपोरेट स्ट्रक्चर की कैपेसिटी में, जैसे बैरियर टाउन की एग्जांपल लें, मैं अगर बैरियर टाउन से कोई इशू रखता हूं तो मैं मिस्टर मलिक रियाज पे केस नहीं करूंगा, करूंगा भी तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, क्योंकि मेरा मैटर बैरियर टाउन के साथ है। तो मैं अपना केस बैरियर टाउन के खिलाफ करूंगा। और अगर बैरियर टाउन का मैं टेनेंट हूँ, लैंडलॉर्ड हूँ, एक्स वाई जी, कुछ भी किसी भी कैपेसिटी में मैं उनसे लेन देन रखता हूँ, तो बैरियर टाउन एज अ कंपनी भी मेरे ऊपर केस कर सकती है मेरी पर्सनल कैपेसिटी में। लेकिन मैं बैरियर टाउन के ओनर्स, एम्प्लॉयज, फाउंडर्स और किसी भी बंदे पे इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में केस नहीं कर सकता जब तक मेरा उससे कोई जाती मसला ना हो। अगर मेरा उससे बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है तो मैं उस बिजनेस पे केस करूंगा और वो बिजनेस वहां पर मेरे पे केस करेगा। सिमिलरली नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज में क्या इशू आता है, जो सोल प्रोप्राइटर और एओपीज होती हैं, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस ओनर हूँ, ना तो मैं अपने बिजनेस की बिहाफ पे किसी पे केस कर सकता हूँ, ना कोई और मेरे बिजनेस पे केस कर सकता है।
अगर मैं सोल प्रोप्राइटर चला रहा था तो लीगली मैं पर्सनली वॉलेटाइल सिचुएशन में हूँ, मैं पर्सनली एक्सपोज्ड सिचुएशन में हूँ, मेरे पे डायरेक्ट केसेस होंगे और मैं भी डायरेक्ट केस करूंगा। ये होती हैं नॉन कॉरपोरेट बॉडीज। और कॉरपोरेट बॉडीज जो डायरेक्टली खुद ही केस कर सकती हैं और उनके ऊपर भी केस हो सकता है। सेकंड डिफरेंस क्या आ जाता है, कॉरपोरेट बॉडीज बाय और सेल एसेट्स कर सकती हैं। वो कंपनी, हम कहते हैं ना कि फलां असासे कंपनी के नाम पे हैं, ये चीज़ कंपनी के नाम पे है, वो बंदा कंपनी में डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, लेकिन उसकी गाड़ियां उसकी कंपनी के नाम पे हैं, उसका घर उसकी कंपनी के नाम पे है, या कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ियां दी हुई हैं तो वो सारी गाड़ियां भी कंपनी के नाम पे हैं। तो कंपनी किसी भी तरह का एसेट मूवेबल या इमूवेबल ऑन कर सकती है। कंपनी अपनी मलकियत में फर्नीचर, गाड़ियां, प्लॉट, कोई भी ऐसा एसेट जो नेचुरल पर्सन, एक इंसान अपने नाम पे ले सकता है, वो सारी चीज़ें कंपनी भी ले सकती है। कंपनी इटसेल्फ एक पर्सन की कैटेगरी में आ जाती है जब वो कॉरपोरेट बॉडी बनती है। उसकी अपनी राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस्टेब्लिश हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ आई एम अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ओनर और मैं एक गाड़ी खरीदूं और मैं कहूँ नहीं जी मैं तो ये अपनी कंपनी के नाम पे करानी है, तो मैं नहीं करवा सकता। बिकॉज सोल प्रोप्राइटर इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ कंपनी। वो कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं है कि मैं उसको कॉर्पोरेट बॉडीज में डालूं। वो गाड़ी मेरे पर्सनल शनाख्ती कार्ड के ही नाम पे होगी, कंपनी के नाम पे हरगिज नहीं होगी। और उस गाड़ी को अगर किसी भी गलत एक्टिविटी में पकड़ा गया तो मेरे पे ही केस है, कंपनी पे कोई केस नहीं है। ये की डिफरेंस आ गया कॉर्पोरेट बॉडीज और नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज में। इसमें और भी डिफरेंसेस हैं, बैंक्रप्सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और कैटेगरी आ जाती है स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग की। स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग के अंदर मैं बहुत सारे कीवर्ड, समझ लें बिजनेस की टाइप्स लिखूंगा जो आपने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व की होंगी आगे पीछे डिफरेंट जगहों पे। इसमें मैं एक लिख देता हूँ पीएसवी। ये होती है प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी, जो कि ब्लू यूनिफॉर्म वाले जो गार्ड्स होते हैं उनकी कंपनी है। इसकी अलग से लाइसेंस फाइनेंस कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के बाद आप कह सकते हैं कि जी माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, और फुल साइज आपके कन्वेंशनल बैंक्स। कन्वेंशनल बैंक्स के बाद ओईपी लाइसेंस जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के लिए चाहिए होता है। आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब ये डिफरेंट लाइसेंसिंग की कैटेगरी आपके सामने लिखने का मकसद क्या था, कि आपको पता लग जाए कि ये जो सारे स्पेशलाइज्ड बिजनेसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लेने से या एफबीआर का एनटीएन बना लेने से पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं हो सकते। उनको सर्टेन कैटेगरी की लाइसेंसिंग जरूरी चाहिए होती है। अब ये लाइसेंसिंग इनको कहाँ से मिलती है, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल्ड इसकी हम बहुत बाद में पढ़ेंगे। ओवरव्यू, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है ये एससीसीपी से और इंटीरियर मिनिस्ट्री से लेते हैं, या इंटीरियर और होम मिनिस्ट्री अगर विफाक में हो रहा है तो होम, और सूबे में है तो इंटीरियर। सिमिलरली अगर डीटीएस का लाइसेंस लेना है तो वो टूरिज्म मिनिस्ट्री के पास आ रहा होता है, वो उन्होंने देना है, या उसका जो डीटीएस का ऑफिस है, रेगुलेटर वो है, वो देगा। एनबीएफसी का लाइसेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, इसके नाम में ही आ रहा है कि ये नॉन बैंकिंग है, टिपिकल बैंक नहीं है, तो ये एससीसीपी लाइसेंस देगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कौन सी होती हैं, जनरली जो आपकी माइक्रो लेंडिंग वाली कंपनीज आई हुई हैं, जैसे किस्त पे, कल पे, जो आपको शॉर्ट टर्म कर्जे दे रही हैं, शॉर्ट टर्म आपके फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर रही हैं, या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी जो आपको लोन पे घर बना के देती हैं या बना बनाया घर परचेज करके देती हैं। तो जो पैसों पे पैसा बना रही हो कंपनी, लेकिन वो टिपिकल बैंक ना हो, पैसों पे पैसा बना रही हो टिपिकल बैंक ना हो, इधर वो आपको परचेजिंग में, ग्रोसरी में, या कैश लोन में,
या आपको घर बनाकर या आपको गाड़ियां देकर फैसिलिटेट कर रही हो कंपनी, तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अब ये नॉन बैंकिंग है तो इवेंचुअली स्टेट बैंक इसका रेगुलेटर नहीं है, मैंने आगे एससीसीपी लिख दिया। अब माइक्रो फाइनेंस बैंक्स आ गए, जैसे खुशहाली माइक्रो फाइनेंस, जैज माइक्रो फाइनेंस, इस तरह डिफरेंट आपको छोटे साइज के बैंक्स मिलेंगे जिनकी ब्रांचेस छोटी होंगी, लोन की कैपेसिटी उनकी कम होगी। तो इनका रेगुलेटर कौन है? इनका रेगुलेटर एससीसीपी भी है और स्टेट बैंक भी। स्टेट बैंक क्यों आ गया? क्योंकि ये नाम के अंदर ही इसके बैंक आ रहा है, तो स्टेट बैंक की लाइसेंसिंग जरूरी है। अब ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है तो इवेंचुअली इसकी लाइसेंसिंग जो कन्वेंशनल बैंक है उससे कम होगी, लेकिन होगी कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल बैंक्स, अगेन कन्वेंशनल बैंक की लाइसेंसिंग भी एससीसीपी और स्टेट बैंक मिलके करेंगे। नेक्स्ट आ गया ओईपी, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर का लाइसेंस। ये ओईपी का जो इदारा है अपना, बेसिकली आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ ओईपी लाइसेंस। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज, बीईओई इदारा है अपना जो कि इसका लाइसेंस आपको ग्रांट करेगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज, ये इदारा आ गया। अब दूसरा आ गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। ये कस्टम्स का मैटर है। कस्टम्स किसके अंडर आता है? एफबीआर के अंडर आता है, तो आप यहाँ कस्टम भी लिख सकते हैं और एफबीआर भी लिख सकते हैं कि वहां से इसका लाइसेंस मिलेगा। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनको लिखने का मकसद ये था कि हर तरह के बिजनेस की स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग भी एग्जिस्ट करती है। स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग होगी तो ही वो बिजनेस लीगल होगा और ऑपरेट कर सकता है। अब इसमें बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते थे कि जी क्या स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग आपकी बेसिक रजिस्ट्रेशन से पहले होगी या उसके बाद होगी, या अगर स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग एससीसीपी से ही होगी या एससीसीपी से इदारा अलहदा होगी। ये डिफरेंट एफएक्यू सुनने को आते हैं हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो उसका आंसर यही है कि स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग कभी एससीसीपी खुद कर रहा होगा, कभी एससीसीपी के अलावा कोई और इदारा कर रहा होगा, कभी स्पेशलाइज्ड लाइसेंस आपको रजिस्ट्रेशन से पहले लेना होगा, कभी स्पेशलाइज्ड लाइसेंस आपको रजिस्ट्रेशन के बाद लेना होगा, कभी स्पेशलाइज्ड लाइसेंस आपको नेम रिजर्वेशन और इनकॉर्पोरेशन के दरमियान में लेना होगा। तो ये सारी कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट हैं। ये तो था बेसिकली पाकिस्तान के बिजनेस स्ट्रक्चर्स। अब बहुत सारी चीजें जो बिजनेस स्ट्रक्चर्स में नहीं भी आती, जिसे हम कहते हैं एनजीओ। पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे जो एनजीओ बनती है वो बिजनेस स्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन लेमैन की नज़र में बिजनेस एनजीओ भी ठीक हो गया। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की। अभी तक तो मैंने आपको बिजनेस स्ट्रक्चर्स की बेसिक्स, रेगुलेटरी, स्पेशलाइज्ड लाइसेंसिंग, कॉर्पोरेट बॉडी, नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, ये सारा बता दिया। अब एनजीओज भी कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट कर रही हैं, क्योंकि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी तो करनी है। उसने फंडिंग भी लेनी है, उसने डोनेशंस भी लेनी है, उसने ग्रांट्स भी लेनी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर उसने करना है ऑपरेट, तो डेफिनेटली उसका भी कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता होगा। तो उसी के साथ मैं आपको बताता चलूं, जो पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे एनजीओज रजिस्टर होती हैं वो बेसिकली सेक्शन 42 के अगेंस्ट होती हैं। सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। कुछ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, सोसाइटीज हैं, वो माइक्रो लेवल हैं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट मैटर है, उसको मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा। अगर वो आपके माइंड में भी आ रही है तो आपने कंफ्यूज नहीं करना। हम सिर्फ एक कैटेगरी जो नेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है, दी बेस्ट कैटेगरी है और ग्लोबली भी उसको एक्सेप्ट किया जाता है, फॉरेन फंडिंग इसको आराम से मिल जाती है, वो है सेक्शन 42 की कंपनीज एक्ट 2017 के तहत जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनती है। अब इसका रेगुलेटर कौन है? जब वर्ल्ड कंपनीज एक्ट आ गया तो इवेंचुअली आपको पता लग गया इसका रेगुलेटर भी एसईसीपी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एसईसीपी इसकी लाइसेंसिंग करेगा, रजिस्ट्रेशन भी करेगा और आपको अप्रूवल भी देगा, और ये एनजीओ एफबीआर में भी रजिस्टर होगी, इसका भी एनटीएन होगा। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेगा वो कहीं ना कहीं तो इसने रिपोर्ट करनी है। लेकिन इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, इसके एनओसीज, इसके अप्रूवल्स, वो ऑब्वियसली बिजनेस से ज़रा टेक्निकल होंगे। सवाल आता है क्यों टेक्निकल होंगे? क्योंकि एनजीओ जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ये लीगल राइट होता है कि वो किसी भी इंसान से, इदारे से, नेशनल या इंटरनेशनल से चैरिटी के नाम पे फंड रेजिंग कर सकती है, लोकल मार्केट में चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए तो ऑब्वियसली उसमें करप्शन भी पॉसिबल है।
तो इसकी रजिस्ट्रेशन के टाइम एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, एजेंसीज के भी एनओसीज आते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर से भी एनओसीज आते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री से, लोकल बॉडी से भी आते हैं, बट अल्टीमेट रेगुलेटर इसका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये उन एनजीओज की बात हो रही है जो पाकिस्तान में लोकल बेस्ड है। मैं अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ सेक्शन 42। अब आपको पता लग गया होगा सेक्शन 42 क्या है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिजनेस पर्पस के लिए नहीं बनती, एससीसीपी में बनती है, एफबीआर में मैंडेटरी है। बाकी कौन सी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हैं वो लेटर ऑन हम कोर्स में डिस्कस करेंगे। और इस सेक्शन 42 की नेम अप्रूवल से लेके रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, वो सारी चीज़ें लेटर ऑन डिस्कस होंगी। हम जब एक बार अपने रजिस्ट्रेशन वाले सारे प्रोसेस से गुजर जाएंगे, ये जितनी भी कैटेगरीज आपके सामने हैं, फिर हम इनके कॉम्प्लाइंसेस की कैटेगरी में जाएंगे। अब लास्ट कोर्स में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन सवाल पूछा था कि सर कॉम्प्लाइंस होता क्या है। कॉम्प्लाइंस बेसिकली एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो रजिस्ट्रेशन के बाद आप पे लागू हो जाती है। कैसे लागू हो जाती है? मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाया है तो वो 10 साल बाद एक्सपायर होगा। शनाख्ती कार्ड का कॉम्प्लाइंस ये है कि रिन्यूअल के टाइम मैं चुप करके नादरा जाऊं, अपनी नई तस्वीर खिंचवाऊं, अपना नया साइन करूं, अपना नया बायोमेट्रिक करूं। ये आईडी कार्ड का कॉम्प्लाइंस है। ड्राइविंग लाइसेंस का कॉम्प्लाइंस क्या है? मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो मैं शराफत से जाऊं ट्रैफिक ऑफिस में, पर्सनल अपेयरेंस करूं, अपनी पिक्चर बनवाऊं, फीस पे करूं और लाइसेंस को अपने रीन्यू करा लूं। पासपोर्ट का कॉम्प्लाइंस क्या है? जब पासपोर्ट रीन्यू का टाइम आएगा तो मैं उसको रीन्यू करा लूं। इसी तरह मैंने अगर किसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में एज अ इंजीनियर खुद को रजिस्टर किया हुआ है तो मेरा कॉम्प्लाइंस क्या है? मैं अपने इंजीनियर की जो कार्ड है उसको हर साल रीन्यू कराऊं। सिमिलरली इन सारे बिजनेसेस के अपने अपने कॉम्प्लाइंसेस हैं। चूंकि ये बिजनेसेस हैं तो इनके कॉम्प्लाइंसेस 5 या 10 साल बाद नहीं आते। किसी के क्वार्टरली आ रहे हैं, किसी के एनुअली आ रहे हैं, कुछ के 3 साल बाद आ रहे हैं, कुछ के 10 साल बाद आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम कॉम्प्लाइंसेस के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एज अ कॉर्पोरेट एडवाइजर और कंसल्टेंट जब क्लाइंट आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आता है तो वो उसका फर्स्ट इंस्टेंस होती है ट्रांजैक्शन आपके साथ। आप उसको कोई भी कंपनी या इदारा बना के देते हैं, अमाउंट एक्स ऑफ फीस उसको चार्ज करते हैं। लेकिन इस फीस के बाद जब रेगुलेटरी कंप्लाइंस भी आप उसका टेकअप करेंगे फिर वो आपको मंथली रिटेनर भी एक पे करेगा, 20,000, 50,000, 1.5 लाख, जितनी भी उसका साइज ऑफ बिजनेस है। असल जो आपकी एज अ बिजनेस ओनर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर डील होगी वो रजिस्ट्रेशन वाली नहीं बल्कि कॉम्प्लाइंस वाली होगी। फिर उसको जितने भी नोटिसेस आएंगे उन सारों के रिस्पॉन्स करना, उसको लीगली ड्यू डिलिजेंस करके एडवांस में बताना कि सर अक्टूबर आ रहा है अब फलां फाइलिंग पेंडिंग हो रही है, अब जनवरी आ रहा है अब आपकी फलां फाइलिंग पेंडिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें आपने गाइड करनी है। एक इदारा जहां जहां रजिस्टर्ड होगा उन सारी जगहों के वो कंप्लाइंसेस करेगा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ शॉर्ट एग्जांपल। एक इंजीनियरिंग फर्म है, वो इंजीनियरिंग कंपनी है, एससीसीपी में रजिस्टर्ड है, तो वो एससीसीपी की अपनी फॉर्म है, फॉर्म 9, यूबीओ कंप्लाइंस जो जो अप्लाई होते हैं वो सारे उसने करने हैं। अलॉन्ग विद एससीसीपी वो इंजीनियरिंग फर्म, मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ एक एग्जांपल। एग्जाम्पल ऑफ इंजीनियरिंग कंपनी, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो एससीसीपी में रजिस्टर हुई है तो एससीसीपी का कंप्लाइंस लागू हो गया। वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उसने एनटीएन भी ले लिया है तो एफबीआर का कंप्लाइंस भी अप्लाई हो गया। उसने सरकारी टेंडर करने हैं तो उसने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, पीईसी से, अपना स्पेशलाइज्ड लाइसेंस लिया होगा। तो उस पीईसी के लाइसेंस को भी उसने रीन्यू कराना है, उसका कॉम्प्लाइंस भी पूरा करना है। उसके बाद अगर इसने साइड बाय साइड पंजाब के अंदर कोई सर्विसेज का काम कर रही है ये कंपनी, तो इसने पंजाब का पीआरए रजिस्ट्रेशन भी लिया होगा तो पीआरए का भी कॉम्प्लाइंस करना है। तो ये एक एग्जांपल है बेसिकली इंजीनियरिंग कंपनी की। इसमें 1, 2, 3, 4 कॉम्प्लाइंसेस तो मिनट में ही आपके सामने आ गए। इस तरह वो जितने भी प्रोविंसेस में रेगुलेट कर रही है, ऑपरेट कर रही है, वहाँ के प्रोविंशियल टैक्सेस आ जाएंगे। सिमिलरली इस बात को बताने का मकसद ये था, आपकी किसी भी टाइप की कंपनी है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, वो आपका वन टाइम क्लाइंट नहीं है, वो आपका रिकरिंग क्लाइंट है। रजिस्ट्रेशन की मद में शायद आप उससे एक दफ़ा 50,000 ले लें, लेकिन कॉम्प्लायंस की मद में आप उससे हर महीने 50,000 चार्ज कर सकते हैं। तो हर महीने जो 5 नई रजिस्ट्रेशन आपने करनी थी उससे बेहतर है कि आप 2 से 3 परमानेंट रिकरिंग क्लाइंट्स अपने सिक्योर करें जो कॉम्प्लाइंसिस की मद में आपको पेमेंट दे रहे हैं। ये जो को रिलेटेड मशवरे या बातें मैं आपको बता रहा होता हूँ ये सारी मेरे अपने 8 से 10 साल के तजर्बे की बुनियाद पर हैं।
जो मैंने क्लाइंट को सर्विसेज दी, जो उनसे सीखा। इस कोर्स का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आपको थ्योरी आपके ऊपर बिल्कुल ही वो फेंक दी जाए कि जी कंपनीज एक्ट 2017 खोल लें, उसमें पेज नंबर ये खोल लें, उसमें ये लिखा हुआ है। बल्कि इस पूरे कोर्स में हम वो सारा पढ़ेंगे जो रेगुलर करिकुलम का हिस्सा नहीं होता। जिन लोगों ने एलएलबी किया हुआ है 5 इयर्स वाला पाकिस्तान का, या यूके लॉ, मैंने पर्सनली यूके लॉ किया है, 3 इयर्स प्रोग्राम है, बहुत ही डिटेल्ड होता है, अच्छा वेल डिजाइंड होता है, पेपर इतने इजी नहीं होते। बट कीपिंग ऑल दिस स्टफ इन माइंड, स्टिल जब बात आती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, तो रियल टाइम लाइफ में मुझे उस डिग्री का कहीं कोई मकसद नहीं नजर आता। सेम आपने 5 साल का लॉ किया हुआ है, आपने अकाउंटिंग फाइनेंस में मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहीं भी नहीं होगी। रीज़न क्या है? जिन लोगों ने हमें पढ़ाया वो एकेडेमिया से ताल्लुक़ रखते थे, ना कि वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स थे। तो हम जो ये उस पूरे कोर्स को चलाएंगे, हल्का हल्का थ्योरी का भी इसमें टच आएगा जितनी ज़रूरत होगी। ज़रूरत से ज़्यादा थ्योरी ना हम पढ़ाते हैं, ना मेरी पर्सनली मैं उसको समझता हूँ कि वो ज़रूरी है। क्योंकि थ्योरी अगर मैं पढ़ाने निकलूँ तो अभी हमने सिर्फ 1 घंटा मैक्सिमम इस सेशन को कवर किया है। मैं अगर चाहता तो मैं सिर्फ सोल प्रोप्राइटर के ऊपर एफबीआर ने जो 181 सेक्शन बनाया हुआ है, मैं पूरा 1 घंटा वो आपको पढ़ाता रहता और आप कहते कि वाह यार हमने तो 1 घंटा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ लिया। या मैं आपको सिर्फ एसईसीपी का सेक्शन 42 उठा के खोल देता जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, उसमें 1 घंटे का आराम से एक लेक्चर बन जाता, आपको थ्योरी में पढ़ा देता, आप खुश भी हो जाते। लेकिन इस पूरे कोर्स के बाद आपको लगता कि यार अल्टीमेटली अब क्लाइंट मेरे से सिक्योर नहीं हो रहा, या क्लाइंट जब मेरे से एडवाइजरी मांग रहा है तो मैं फिर से ब्लैंक हूँ। मैंने इतनी डिटेल थ्योरी पढ़ ली है लेकिन स्टिल आई एम ब्लैंक। तो उस ब्लैंकनेस को कवर करने के लिए हम अपने इस पूरे कोर्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे। आपके सामने जितने एक दो बेसिक से पोर्टल्स मैंने दिखाए हैं, इसमें जाके देखेंगे कि रजिस्ट्रेशंस को किस तरह मैनेज किया जाता है। एक अस्सलाम वालेकुम, आमिर साहब आप अवेलेबल हैं? अच्छा, आई गेस कि काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और क्वेश्चन आंसर सेशन इनिशिएट करते हैं। मैं एक दफ़ा जो हमारे मेन कोऑर्डिनेटर हैं आमिर साहब, उनसे पूछ लूं कि सर इफ सर स्टार्ट। जी आमिर साहब। ओके सर, बिल्कुल। हमने कोर्स के कंटेंट जो जो चीज़ें हमने इसके अंदर कवर करवानी है, मैं यहाँ पे एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूं कि ये आपको ओवरव्यू दिया जा रहा था कि इसके अंदर हम क्या बिल- क्या चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस। ऐसे ही है सर? बिल्कुल सर, ऐसी ही है। ठीक है। तो अब आपके इसको लेके जो भी क्यूरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट जो आपके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कोर्स को करने के हवाले से, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सो फॉर द क्यू एन ए, आपको पता है हैंड रेज का हमारा एक मैकेनिज्म होता है। जिन लोगों के भी जहन में कुछ सवालात हैं, आप हैंड रेज का ऑप्शन यूज़ करें। आई विल बी कॉलिंग योर नेम वन बाय वन, फिर हम आपसे जो है वो सवालात लेते हैं। तो सब जिनके सवालात हैं वो हैंड रेज कर लें। सबसे पहले हमारे पास नवीद इकबाल साहब का है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं, आपकी स्क्रीन के ऊपर हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा है। जिन लोगों के पास नहीं आ रहा, वो मोबाइल के अपने जूम के सेशन के अंदर रिएक्शन टैब के ऊपर जाएं, वहां पे भी आपको हैंड रेज का ऑप्शन मिल जाएगा रिएक्ट के ऊपर। ठीक है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चन फ्रॉम नवीद इकबाल जी। नवीद साहब, आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा होगा कि होस्ट वांट यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। Ji, Assalamu alaikum. First वालेकुम of सलाम। all, sir, thank you so much for the comprehensive overview. Sir, I'm working as a deputy director at Khyber Medical University, Peshawar. It's a public sector university. And my prime concern for joining this course was like कि हम सर हमारा डिपार्टमेंट है ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। सो नॉर्मली कमर्शलाइजेशन का जो डिपार्टमेंट होता है थोड़ा सा डोरमेंट होता है यूनिवर्सिटीज़ में, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लाइक पेटेंटेबल और हमारे कमर्शलाइज ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम जिनको हम कमर्शलाइज कर सकते हैं। बट अगेन उसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा हमारे लिए कंफ्यूजिंग है। वी वांट टू नो, वी वांट टू अंडरस्टैंड कि हम इसको कैसे एज अ कंपनी रजिस्टर करें। मतलब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक और हम कंपनी रजिस्टर करेंगे, उनको हम फिर एसईसीपी के साथ एफबीआर के साथ जो प्रोसेस होगा वो कैसे करेंगे, उसमें पार्टनरशिप का क्या स्टेटस होगा। और फिर अगेन आज आपने जो बात की कि कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो वो अगेन एसेट्स अपने लिए परचेज कर सकती है और वो सारा। सो थोड़ा सा इसके बारे में आप, आई होप कि ये कोर्स उसके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें फिर एक पार्ट जो था आईपीओ का था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। सो यस,
पेटेंट्स ट्रेडमार्क्स वो भी हम जो भी प्रोडक्ट कमर्शलाइज करते हैं तो उसके लिए हमें आईपीओ के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। हम पेटेंट सबमिट करते हैं, डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हमारे प्रोटोटाइप्स हैं उनके लिए ट्रेडमार्क सब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। तो वो पार्ट तो क्लियर है, दैट इज़ वेरी मच क्लियर कि वो इंशाल्लाह वो ये कोर्स जो है उसके लिए बहुत हेल्पफुल मुझे लग रहा है। बट अगेन इसमें थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन है कि हमारा जो मॉडल होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा कंपनी का, उसके बारे में इस कोर्स में कुछ ऐसी डिस्कशंस होगी जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल होगी। सो ठीक हो गया। जी आमिर साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे या मैं ही करूँगा? कोई नहीं, रिस्पॉन्ड करें आई सर। गेस। जी। अच्छा, इसमें नवीद साहब इस तरह से है कि जो कंपनीज की रजिस्ट्रेशंस, उसके कॉम्प्लाइंसेस, और आपका मेन कंसर्न ये था कि कंपनीज पार्टनरशिप्स कैसे कर सकती हैं, सिस्टर कंपनीज या चाइल्ड कंपनीज, ये जो पूरा एक केमिस्ट्री है मल्टीपल बिजनेसेस की एक साथ चलाने की, उसको क्या डिस्कस करेंगे या नहीं? तो बिल्कुल इस कोर्स के आगे जब हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे तो हमने बिजनेस रजिस्ट्रेशंस जब पूरी हो जाएंगे फिर हम कॉम्प्लाइंसेस में जाएंगे। कॉम्प्लाइंसेस के बाद हम इवेंचुअली जाएंगे कि जी एक कंपनी अपनी ऑनरशिप में कंपनीज कैसे रख सकती है, मतलब एक एसेट मल्टीपल एसेट्स कैसे होल्ड कर सकता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज कैसे बन सकती हैं, होल्डिंग कंपनी कैसे बन सकती है। और लेटर ऑन जैसे आपने आईपीओ का जिक्र किया, तो आईपीओ भी हमारे कोर्स में शामिल है कि एक कंपनी जब बन गई है तो उसको जैसे जैसे एफबीआर ज़रूरी है टैक्स रेगुलेटरी मैटर्स के लिए, तो सिमिलरली उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रूरी है कि उसके जो ट्रेडमार्क हैं, कॉपीराइट हैं, पेटेंट्स हैं, उसको कैसे लीगली प्रोटेक्ट किया जाए, तो वो भी इस कोर्स में शामिल है। जी नवीद भाई, एनी फर्दर क्वेश्चन? सर ये तो सॉरी आपकी थोड़ी सी वो वॉइस ब्रेक हो रही थी, बट अगेन मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कंपनी और एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ जाएगी। तो उसमें लीगल इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे, मतलब वो स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे कि उसका प्रोसेस क्या इसमें होगा। इट्स अ बिट बिल्कुल। डिफरेंट देन द नॉर्मल जो अपन जी जी, एक इसमें प्राइवेट मैं बताता कंपनीज। चलूँ, पब्लिक जी सेक्टर कंपनीज भी एससीसीपी में रजिस्टर्ड होती हैं, स्टेट ओन्ड कंपनीज कहते हैं उनको। जी स्टेट जी। ओन्ड कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी अल्टीमेटली कंप्लायंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही कर रहे होते हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है। जो एक आप एक बार प्राइवेट पब्लिक कंपनी का आपको फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो सेम स्ट्रक्चर आपने पीएस पब्लिक सेक्टर कंपनी पे भी अप्लाई करना होता है। की डिफरेंस बस यही आता है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी किसी मिनिस्ट्री या विफाक की ओनरशिप में होती है और आम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉर्मल सिटीजन्स की ओनरशिप में होती है। ठीक है सर, तो और ये भी हम फिर डिस्कस करेंगे कि इसको हमने फिर एफबीआर एससीसीपी या जिस तरह आपने एक और भी रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, आई एम मिसिंग इट्स नेम, तो वो भी उसके साथ भी हम जो प्रोसेस होगा वो आप गाइड बिल्कुल। जो करेंगे। जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसके ट्रेडमार्क भी उसी तरह फाइल होते हैं जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैं, उसके एनटीएन के मैटर्स भी वैसे होते हैं जैसे प्राइवेट लिमिटेड के हैं। तो आप एक बार जब ये कोर्स कंप्लीट होंगे तो आपको खुद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी चीज़ों की। एंड सर यू विल बी लाइक लीडिंग अस थ्रू आउट दिस कोर्स, आप ही एक इंस्ट्रक्टर्स हैं कि इसमें मल्टीपल हैं? नहीं, इसमें मैं ही हूँ कोर्स में सो फार, तो आई विल परफेक्ट। बी लीडिंग दिस कॉर्पोरेट एडवाइजरी कोर्स कंप्लीटली स्टार्ट टू एंड। दैट साउंड्स गुड। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू नवीद, थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव जाकिर अवान। जी जाकिर साहब, जाकिर अवान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं फोन कर रहा वालेकुम हूँ आपका। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरे असल में बेसिकली दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है कि एक तो ये आईटीपी का जो ऑथराइजेशन वाला है, इंटीमेडिएटरी, ये इसका प्रोसेस क्या है? इसके लिए कोई पढ़ना पड़ेगा, कोई टेस्ट देना पड़ेगा? और ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन ये है कि सर मैं इंश्योरेंस कंपनी में होता हूँ और कंप्लायंस डिपार्टमेंट में भी मैं आया हूँ। तो मुझे इसमें पूछना ये था कि ये आप हमें इसमें बताएंगे कि एससीसीपी के जो पोर्टल है इसमें जो हमारी कंप्लायंस होती है वो कहाँ मेंशन होती है कि हमें बिल्कुल ये करवाएंगे। हमें रूल फॉलो करने हैं हमने? और सेकंड, ये एनुअल अकाउंट्स हमने कैसे फाइल करने हैं, रेगुलेटरी रिटर्न कैसे फाइल करने हैं, और ये क्वार्टरली कंप्लायंस होती है वो कैसे फाइल करनी है, ये सब आप हमें आपके कोर्स में बताएंगे सारी चीज़ें? थैंक यू सर। जी जी जाकिर भाई, बिल्कुल करवाएंगे। कंप्लायंस इसके अंदर कंप्रीहेंसिवली शामिल है। ठीक है, जहाँ तक आपने आईटीपी की रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी की बात की, आईटीपी का लाइसेंस ये आपके पास एक बड़ा अच्छा रूट है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी लीगल रजिस्टर्ड प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाह रहे हैं टैक्स की, तो आप आईटीपी का लाइसेंस भी ले सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एफबीआर। और दूसरा भी, आपको एससीसीपी के साथ अगर आपका ज़्यादा कंसर्न है तो फिर आप जो है वो ऑथोराइज इंटरमीडिएटरी का लाइसेंस भी ले सकते हैं। आईटीपी की रिक्वायरमेंट में आपके पास मिनिमम आपका बैचलर होना चाहिए। ठीक है, बैचलर इन कॉमर्स, ये भी मैं आपको बता दूं। और इसके अलावा बाकी इससे आगे जो भी हायर क्वालिफिकेशंस है, आपने बीबीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, एमबीए फाइनेंस होता है स्पेसिफिकली, ठीक है।
या कोई भी ऐसा डिग्री प्रोग्राम जिसके अंदर आपने टैक्स का सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल पढ़ा हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी से एजुकेशनल रिक्वायरमेंट मीट हो जाती है। इसके साथ आपको 1 साल का लाइसेंस चाहिए होता है फर्म से, ये आगे जाके हम एक्सप्लेन भी करेंगे। और वो आपने साथ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। और उसके बाद जो भी आपका रेलिवेंट आरटीओ है उसके साथ आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा विद यूजुअली चीफ कमिश्नर साहब या कमिश्नर साहब ले रहे होते हैं। आपने इंटरव्यू क्रैक करना है, वो आपको प्रैक्टिस का लाइसेंस जारी कर देंगे। अच्छा सर, ये बस एसएससीपी के जो जो चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं, ये सब हमें आप बताएंगे ना, सारी चीज़ें? जी जी, ज़्यादा कवर कंसर्न होंगी, करना। एससीसीपी की कंप्लाइंस कवर होंगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव, अब ये भाई साहब जो हैं वो अपने नाम से इन्होंने ज्वाइन भी की नहीं किया, लेकिन चलें फिर भी क्वेश्चन ले लेते हैं। रियलमी, रियलमी, रियलमी RMX सलामकुम वाले। सर, सॉरी मैं अपने नाम के साथ ऐड नहीं हो सका। हसन मकसूद नाम है मेरा। जी हसन। मैं एडवोकेट हूँ। तकरीबन 5-6 साल से मैं मेरे पास लाइसेंस है सेशन कोर्ट्स का। तो हम्म। अभी मैंने रिसेंटली अप्लाई किया है हाई कोर्ट के लिए। मैं ये ओके। पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कि मतलब आईटीपी के अगर मतलब एडवोकेट हूँ तो आईटीपी का ये इंटरमीडिएटरी हम्म। जो आप, लाइसेंस आपके है लिए ये मुझे जरूरी नहीं लेना है, पड़ेगा? आपके लिए हाँ जी, जरूरी नहीं जरूरी। है। जी बिल्कुल, जो प्रैक्टिसिंग, जिनके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस है, फॉर इंस्टेंस जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, उनके लिए जरूरी नहीं है। उनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, तो आपके पास अगर ऑलरेडी है। मतलब मेरे पास लोअर कोर्ट्स का है, हाई कोर्ट का मैंने अप्लाई किया है अभी कोई हाई मसला कोर्ट नहीं, आप हाई का। कोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। कल को अगर आपको टैक्स के केसेस में, कॉर्पोरेट केसेस में हाई कोर्ट में जाना है तो एलिजिबिलिटी आपके पास है ना, बाकी तो आपके पास कमांड होनी चाहिए। जी। तो दूसरा ये कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैंने ये जो आपका पोर्टल है इसमें मैं देख रहा था जॉब भी ऑफर करते हैं। जी। मतलब उसका क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, जॉब्स का वो पोर्टल के ऊपर हमारे बिल्कुल वो टैब आ रही है, उसमें यह है कि डिफरेंट एंटिटीज हमें डिफरेंट टाइम्स के अंदर अप्रोच कर रही होती हैं, ठीक है। अभी तो वैसे ये है कि उसके ऊपर हमने कोई जॉब एडवर्टाइज नहीं किया है, बाकी हम जो चैनल्स हैं, मैकेनिज्म है, वो यूज़ कर रहे हैं। और अभी हमने जॉब का वो इसीलिए पोर्टल के अंदर भी हमने इसलिए इंटीग्रेट करवाया कि ताकि हम जो भी हमारे साथ इनरोल्ड ऑडियंस है उनको एक साथ ही जो है वो शो हो जाए। तो कंपनीज हमें अप्रोच करती हैं जब उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो वो वहाँ पे हमारा, या इवन अगर हमने इंटरनली भी हायरिंग करनी है तो वहाँ पे हम ऐड पोस्ट करेंगे। जी। तो मतलब ये कि मेरा कहने का ये मकसद था कि जैसे अगर मेरे 3 मंथ्स कोर्स का सम खत्म होता है तो मैं हम्म। एलिजिबल हूँगा अगर मैं, अच्छा इसमें टेस्ट होगा कोई एंड में, कोर्स के एंड में, अगर मतलब ये नहीं, कि टेस्ट टेस्ट बेस लोग। नहीं होता ये, आप असाइनमेंट तो कह सकते हैं, जो कि आपको मलिक साहब जो है वो असाइनमेंट दे सकते हैं और उसका तरीकाकार भी आपको गाइड करेंगे, ठीक है। टेस्ट हमारे लिए प्रैक्टिकली टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता कंडक्ट करना, बिकॉज जिस तरह हमारी ऑडियंस स्कैटर्ड है। बेटर। जी। जी। तो अ, तो फिर जॉब के लिए ये टेलीफोनिक इंटरव्यू, क्योंकि मैं सेंध में हूँ। और दूसरा मैं एक बात ये भी पूछना चाह रहा था कि जैसे हम्म। रावलपिंडी का बताया आपने रजिस्ट्रार का, जो उधर का रावलपिंडी का, वैसे इधर जो कराची में यार मैं मतलब आपका सिंध सिनेरियो के समझ लिए गया जो। हूँ हसन, आई आई गॉट योर सिनेरियो। उसमें मैं आपको बता दूं कि देखिए, जी। जो रेलिवेंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है उसको ट्रेस आपने कैसे करना है वो आपको तरीकाकार बता दिया जाएगा, बाकी मैकेनिज्म सेम ही होता है, ठीक है। देर इज नो डिफरेंस कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल सिंध में अपनी एक फर्म रजिस्टर करवा रहे हैं, या पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में करवा रहे हैं, या आपके यूपी में करवा रहे हैं, ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को कैसे लोकेट करना है वो आपको गाइड कर दिया जाएगा, और फर्म रजिस्टर करने का आपको तरीकाकार गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। ठीक। जॉब के लिए आप लोग मतलब आप लोग अगर अरे भाई, कोई जॉब बंदा को हाँ आप उस आता तरह से, मैं आप उसको लेके कंफ्यूज हुए हुए हैं, लेट मी क्लियर कि वो जॉब पोर्टल है, हमें कंपनीज भी अप्रोच करती हैं, और हमने इसलिए भी बनाया कि इंटरनली भी हमने हायरिंग करनी होती है, ठीक है। वहाँ पे वो एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए है, अगर हमें कोई इंटरनल रिक्रूटमेंट करनी है या किसी कंपनी ने हमें रिक्वेस्ट की कि हमें 10 रिसोर्सेज चाहिए हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे ऐड पोस्ट कर देंगे और उसका सारा तरीकाकार होगा। अप्लाई आपने करना है, इंटरव्यू आपने देना है, इंटरव्यू आपने क्रैक करना है, एम्प्लॉयर को इम्प्रेस आपने करना है। देयर इज नो कमिटमेंट कि हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं।
ठीक है, मतलब ये कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन ये कि अगर कोई जॉब अब आई तो आप पब्लिश कर देंगे हाँ और वो उसके हम थ्रू। पब्लिश करेंगे। ठीक है, इंटरनली भी आप कह रहे थे कि आप पब्लिश करेंगे अगर इंटरनली भी जी आपको जी कोई जॉब। जी 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 बिल्कुल, हमारी तो अभी भी हायरिंग कैंपेन्स चल रही हैं, बट ऑफ कोर्स वो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं, वो किस तरह से हायरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू मैं जी। इस पे देख रहा था कि हाँ पोर्टल नहीं था, मैं जी, इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं, हाँ ठीक है, वो आपको समझ आ गया होगा कि वो बटन बटन वहाँ पे क्यों शो हो रहा है, वो आपका पोर्टल जॉब पोर्टल है, वहाँ पे हम पोस्टिंग कर रहे होंगे। ठीक है ठीक जी, है। नेक्स्ट मूविंग वी हैव मोहम्मद जमशेद। मूविंग फॉरवर्ड जमशेद। जी जमशेद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन जो है वो आपने इसमें बताया था कॉर्पोरेट बॉडी और नॉन कॉर्पोरेट बॉडी का डिफरेंस बताया था, तो उसमें हम्म। है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है जी। उसमें जब रिटर्न फाइल करनी होगी तो जो उसका ओनर है वो हम्म। उसकी रिटर्न फाइल होगी, उसका जी इनकम ऑनर एज। की होगी। ऑनर की होगी, आगे वो अपने बिजनेस की टैब में सारी चीजें ऐड कर देगा जो उसने बिजनेस रजिस्टर किया हुआ। ओके, तो एक्सपेंडिचर्स भी और इनकम भी जो उस बिजनेस के थ्रू आई होगी वो उसी में फॉल करेगा। जी, रिटर्न के अंदर क्योंकि ये टैक्स का कोर्स तो नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपने बिजनेस अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड किया हुआ है और आप अपनी बिजनेस इनकम शो कर रहे हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस डिफरेंट होते हैं और आपके पर्सनल एक्सपेंसेस डिफरेंट होते हैं। ओके ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक। दूसरा सर मेरा सवाल ये था कि जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है सर। जी ठीक सर, बिल्कुल। थैंक यू। आपको आगे बताएंगे भी कि आपने अपने रजिस्ट्रार फर्म को कैसे लोकेट करना है। ओके थैंक यू सर, वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव रिफ्रास। रिफ्रास इन्फो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भैया, आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज़ ज़ियाउर रहमान। सॉरी मैं अपने नाम से इसमें ज्वाइन नहीं कर सका। ठीक है, नो इसमें प्रॉब्लम। सर मेरे क्वेश्चन ये हैं कि सर ने ये बताया है, जो टाइप्स बताई हैं इसमें सर ने टाइप बताई है एलएलपी, जी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जी। तो क्या कोई एलएलसी भी है, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आप कह लें, वो भी कोई एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में पाकिस्तान में या नहीं नहीं? होता। नहीं, पाकिस्तान में नहीं होता, ये यूएसए में जो एंटिटीज इनकॉर्पोरेट होती हैं या यूएई के अंदर इनकॉर्पोरेट होती हैं, दैट्स कॉल्ड एलएलसी। अच्छा, दूसरा सर एनजीओ में सर ने बताया कि ये अंडर कंपनीज एक्ट सेक्शन 42 ये रजिस्टर्ड होती हैं एससीसीपी और एफबीआर में। जी। तो इसके अलावा कोई मतलब अथॉरिटी इनको रजिस्टर नहीं करती? जैसे उन्होंने बताया कि वे लाइसेंसिंग इंटीरियर मिनिस्ट्री से और उनसे इनके एनओसीज आते हैं। तो हम्म। एनओसी लेने के लिए सिर्फ इन दो इंस्टीट्यूट में, एससीसीपी में और एफबीआर में रजिस्ट्रेशन एनफ है? जी, आपको उसी की तरफ जाना पड़ता है, एक एनजीओज और तरह से भी ऑपरेट कर रही होती हैं जो सोसाइटीज एक्ट के तहत बनती हैं, वो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट जब हम एनजीओज वाले सेक्टर पे जाएंगे तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मतलब वो जो तो ऑनलाइन अंडर भुगतान सोसाइटीज ये क्या एक्ट रजिस्टर्ड होती हैं वो भी कोर्स में डिस्कस होंगी सर? जी हम कर लेंगे उसको भाई। ठीक हो गया सर। हालांकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये वाली हैं, ठीक है, ओके। चलिए जी, थैंक यू। वी हैव उमामा फैयाज। जी उमामा। उमामा अ, फैयाज। अ, उमामा आपका माइक बंद हो गया है, प्लीज दोबारा से ऑन कीजिए। Assalamu alaikum. My name वालेकुम is अस्सलाम। Umama Fayad and I am fourth semester law student. ओके। Currently, I am university student and I want to create my CV. ओके। So I am interested in two domain, cyber crimes and tech sites. So firstly, I want guidance about taxes, okay, how to हम्म। create my CV because I am study currently. हम्म। Or ठीक है। second one, my question is about as what as I am studying in Islamabad, हम्म। so for me the best option is what कि मैं फिजिकल क्लासेस लूँ या ऑनलाइन क्लासेस लूँ, क्योंकि मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो रवात वाली साइड पर है, लेकिन जो इस्लामाबाद का मेन इस्लामाबाद में जो फिजिकल क्लासेस हो रही हैं वो I-10 में हो रही हैं। हम्म। सो
That's two questions only. अच्छा मामा, पहले तो ये जो अभी आप लास्ट बात कर रही थी, इट इज़ प्योरली अप टू यू। दो अगर आप सेम सिटी के अंदर बैठे हुए हैं तो फिर आपको थोड़ी सी पेन लेनी चाहिए। व्हेन देयर इज़ नो पेन नो गेन, ठीक है। तो उसमें यह है कि आपको, अगर आपके पास आपके लिए कन्वीनियंट है तो आप ऑन साइट को प्रेफर करें, आप ज़्यादा फोकस्ड होकर बैठे होते हैं, ठीक है। और अगर आप ये इंश्योर कर सकती हैं कि आप वर्चुअल क्लासेस के अंदर वो फोकस, डेडिकेशन, अटेंशन, जो आपकी कंसंट्रेशन चाहिए होती है वो आप दे सकती हैं, तो फिर आप वर्चुअल में भी उतना ही इफेक्टिवली सीख सकती हैं। दूसरी तरफ आपने, एज यू आर अ लॉ स्टूडेंट, तो उसमें यह है कि बिल्कुल आपके पास आगे वाइड डोमेन्स ओपन हैं कि आप कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में जाएं, उसमें भी आपके पास चॉइस होगी। आप अपनी एक्सपर्टीज टैक्स में डेवलप करती हैं, आप प्योरली कॉर्पोरेट के ऊपर जाती हैं जो एसएससीपी, या फिर आपकी इसके जो एसएससीपी के साथ जो कंप्लायंसेस हैं, ठीक है। इसमें आपके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी आते हैं जो कि इस कोर्स में भी कवर होंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट दिस वुड बी अ बेटर चॉइस कि आप टैक्स वाला कोर्स साथ लाजमी करें, क्योंकि ये जिन एंटिटीज़ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो हमारा नुक्ता नज़र टैक्स के एस्पेक्ट को तो उस तरह से डिस्कस करना नहीं है, ठीक है। लेकिन इन एंटिटीज़ की जो टैक्स कंप्लायंस हैं वो भी आपको तभी समझ आएंगे जब आपको टैक्स के ऊपर भी कमांड होगी। तो आपकी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा इन है, अभी हाईली इन डिमांड है। इनफैक्ट जो यंग प्रोफेशनल्स हैं वो ज़्यादा इसकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी लीगल फर्टेनिटी मूव कर रही है इसकी तरफ। लेकिन जो यंग हैं उनके लिए सीखना, अब्जॉर्ब करना वो ज़्यादा इजी है, सिस्टम के साथ उनकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है। तो आपको टैक्स का कोर्स भी करना चाहिए जो कि ऑन साइट भी हो रहा है। मामा, इफ़ यू नीड एनी फर्दर। Okay, sir. Thank you so much. ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव मोहम्मद अरसल। जी अरसल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले माजरत, आई जॉइंड वेरी लेटली, सो वेरी हम्म। briefly and very quickly, if you may kindly just skim through के what topics we would be covering in this course. तो इन just हम्म। in pointers भी अगर आप प्लीज, अगर if it's possible तो brief कर देंगे तो it will be a great help. पाकिस्तान में कितनी तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं, उनके रेगुलेटर्स कौन हैं, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किन किन बॉडीज के साथ होने ज़रूरी हैं, फिर अगर कॉरपोरेट बॉडी में चले जाते हैं, आप कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में चले जाते हैं तो फिर उसकी कंप्लाइंसेस ज़्यादा होती हैं। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंस भी हम कवर कर रहे होंगे, फिर कम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर हैं, एनजीओ की रजिस्ट्रेशन है, आपके आईपी लॉज हैं वो भी हम इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। और इसी तरह जब आप स्पेशलाइज नेचर के बिजनेसेस, जैसे कि आपने कोई सिक्योरिटी कंपनी बनानी है, आपने कोई टूरिज्म एंड टिकटिंग की कंपनी बनानी है, आपने कोई एनबीएफसी बनानी है, आपने ब्रांच ऑफिस खोलना है, आपने लाइजन ऑफिस खोलना है, ये सारे एस्पेक्ट हम इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। दिस इज प्योरली अबाउट कॉर्पोरेट प्रैक्टिस। जी अरसल, बाकी इसकी जो है ना वो आपको एक्सेल शीट शेयर कर दी जाएगी, उसको आप ओवरव्यू करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं। ओके सर, फेयर इनफ। बस बिकॉज बेसिकली आई एम ए लॉयर बाय प्रोफेशन, और मैं अब तक सिर्फ लिटिगेशन ही देखता हुआ आया हूँ। आई हैव नॉट हम्म। बीन इनटू द कॉर्पोरेट लॉ सेक्टर एज येट, दो डीलिंग विद ए यूटिलिटी कंपनी इन कराची। हम्म। बट अगेन हम्म। जो प्योरली लिटिगेशन साइड ही रहा है, तो आई वाज होपिंग टू गेट एजुकेटेड और ऑन द वेरी कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की बेसिक्स। तरफ आए, बहुत अच्छे है, सोफिस्टिकेटेड प्रैक्टिस है, प्योरली वाइट कॉलर प्रैक्टिस है, बिकॉज उस तरह से आपको कोर्ट कचहरी के साथ उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, क्योंकि सारे के सारे जितने भी आपके कंप्लायंस हैं, इनकॉर्पोरेशंस हैं, ये ज़्यादातर वर्चुअली ही हो रही होती हैं, ऑनलाइन हो रही होती हैं, ठीक है। यू जस्ट नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कमांड, और आप अपने ईज में रहते हुए जो है ना आप अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को आप सर्विसेज दे सकते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि हाईली पेइंग भी है। Fair enough, sir. Completely understood. And I hope we will be doing it from the scratch, because I'm not यस, very much into that corporate sector. एग्जैक्टली Or एग्जैक्टली, हम बिजनेस जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं जो डिफरेंट अवेलेबल हैं, हम उनकी रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे, इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके, नेक्स्ट वी हैव अतीक और रहमान। जी मिस्टर अतीक। जी अतीक भाई। अतीक साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, माजरत के साथ। अतीक साहब की आवाज़ किसी और को आ रही है?
रिएक्शन टैब में बताए, नहीं आ रही। गालबन अतीक साहब के नेटवर्क का मसला है। सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव रियल मी वाले भाई, मैं नाम आपका फिर से भूल गया हूँ, आप पूछिए क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू सर दोबारा मुझे चांस देने के लिए। हसन मकसूद नाम है मेरा। जी थैंक यू। हसन। सर ये मुझे दोबारा आपने चांस दिया, शुक्रिया। मैं पूछना चाह रहा था कि हम मतलब आपने बताया कि रजिस्ट्रेशन से लेके कंप्लाइंस हम कवर करेंगे, तो जी क्या हम टैक्स फाइलिंग भी कवर करेंगे? नहीं, और टैक्स फाइलिंग इस कोर्स का पार्ट नहीं है। वो सर्टिफाइड टैक्स ओके। एडवाइजर कोर्स के अंदर होता है, जो कि मैंने इंट्रो में भी आपको बताया। ठीक है, टैक्स जी जी, फाइलिंग मैं इसमें असल नहीं है। में थोड़ा लेट मैं कोई ज्वाइन की थी मसला नहीं, वो मैंने, आप सॉरी। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है टैक्स फाइलिंग की तरफ तो देन आई वुड सजेस्ट यू कि यू शुड गो फॉर दैट टू। और वो बहुत कम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इनफैक्ट उसमें से अभी जो रिसेंटली बैच, एक समीद मलक साहब का भी, जो अभी आपके इंस्ट्रक्टर हैं, उनका भी बैच स्टार्ट हुआ है। वी हैव मल्टीपल अदर ऑप्शंस एज वेल। जो आपको फिजिबल हो, वायबल हो, आप उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। सर मैं अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये कॉर्पोरेट टैक्स जो सर्टिफाइड कॉर्पोरेट एडवाइजर ये कोर्स कंप्लीट करूँ। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह उस कोर्स में भी इंशाल्लाह एनरोल कराऊंगा अपने आप को। श्योर मैं असल में श्योर। लिटिगेशन ही करता रहा हूँ 5-6 साल से, और बीच में वो भी मैं मतलब आउट ऑफ कंट्री था, तो मुझे इतना मतलब आइडिया मतलब नहीं है कॉर्पोरेट लॉ का। मतलब मैं इंजीनियरिंग में था पहले, पेट्रोलियम में, तो वही मैं कोई मसला नहीं, ज्यादा आप करता। उसको आप उसको अपनी कन्वीनियंस के ऊपर आप बाद में उसको ऑप्ट कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इसमें अभी भी लेकिन मैं और स्विच बाकी भी करना चाह जितने रहा हूँ ऑडियंस कि है। जनरल लॉ से मैं स्विच करना चाह रहा हूँ कॉर्पोरेट में, क्योंकि जैसे आपने बताया कि ये वाइट कॉलर है, कि मैं इसका एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ। क्योंकि हम्म। क्रिमिनल या सिविल लिटिगेशन में मतलब बिल बहुत ज्यादा हैसल काफी ज्यादा। इन्वॉल्व होती है, बहुत हैसल जी इन्वॉल्व जी होती है उसमें। जी जी। ठीक है। चलें ठीक से, मेरा आंसर हो थैंक गया। यू जी। आपका नाम मैंने रीनेम कर दिया है जी, जाकिर अवान साहब। जी जाकिर अवान साहब। जाकिर भाई, गिविंग यू अपॉर्चुनिटी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, स्क्रीन पे आ रहा होगा। जी सर, मैंने आपसे ये पूछना था, बल्कि एक रिक्वेस्ट करनी थी सबसे, जो मैनेजमेंट है। जी जैसे इस्लामाबाद में ये कोर्स हो रहा है, ऐसे कराची भी एक बहुत बड़ा शहर है, और यहाँ पे भी वी आर वर्किंग ऑन दैट टू जी, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा जो है ना वो नीड है यहाँ पे लोगों को, क्योंकि बिल्कुल ये हम उसके ऊपर बहुत ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इसलिए इसमें सर कराची मैं वुड बी द समझते कैंपस हैं। के जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा जो है वो इंटरेक्टिव क्लासेस ऑफर कर रहे होंगे। हमारे और किसी कैंपस के अंदर उतनी ज़्यादा इनसाइट वो ऑन साइट क्लासेस नहीं हो रही होंगी जितनी कराची कैंपस में हम प्लान कर चुके हैं। हम असल में वहाँ पे भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, रीलोकेट कर रहे हैं खुद को। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव यही है कि बहुत ज़्यादा कोर्सेज हम वहाँ पे ऑन साइट ऑफर करने जा रहे हैं। जी जाकिर भाई। रिसेंटली मैंने अभी टैक्स का कोर्स किया वहाँ से, तो यकीन करें हम्म। माशाल्लाह इतने बच्चे थे वहाँ पे कि क्लास में बैठने की जगह नहीं थी। जी तो ऐसी है। इंशाल्लाह ये तो जो है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के अंदर भी सर इसी तरह का जो है ना वो हजूम होगा अगर फिजिकल क्लास हो तो। जी हम प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल हम उसको लेके जाएंगे सर। बस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव अगेन, ये भाई साहब ने नाम बताया था, मैं भूल चुका हूँ भाई। आप पूछिए प्लीज, क्या सवाल है आपका। सर ज़ियाउर रहमान नाम है मेरा। मैंने सर पूछना ये था, जैसे आपने बताया आईटीपी के लाइसेंस का, जी और सेकंड आपने एससीसीपी का बताया, तो मैं इनरोल्ड हूँ एज ए एडवोकेट, और एमकॉम मेरी मतलब एलएलबी के साथ एमकॉम क्वालिफिकेशन है। जी ठीक है। तो एससीसीपी में एज ए इंटरमीडिएट जो इनरोल होना है, उसका प्रोसीजर क्या है? को ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, या उसका क्या रिक्वायरमेंट्स है, थोड़ा सा गाइड करेंगे? जी विल बी डिस्कस लेटर, ठीक है। और वैसे तो आपके पास देखिए ऑलरेडी प्रैक्टिस का लाइसेंस है, तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं होता, ये उनके लिए ऑप्शन रखे हुए हैं इन रेगुलेटर्स ने, ठीक है। ठीक है। हाँ ये उन्होंने रखे हुए मैकेनिज्म। जैसे ही एक बंदा जो टैक्स की प्रैक्टिस कर रहा है, वो लॉ ग्रेजुएट तो नहीं है, उसके पास प्रैक्टिस का लाइसेंस तो नहीं है, लेकिन उसने एमकॉम बीकॉम एमबीए किया हुआ है, तो एफबीआर ने उसके लिए एक रूट रखा हुआ है कि आप लीगली रजिस्टर्ड प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, बाकी ऑथोराइज इंटरमीडिएटरी का क्या मैकेनिज्म है, विल बी एक्सप्लेन्ड। और जो जो आप में से इंटरेस्टेड होंगे, लाइक इवन आप भी बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, अगर आप जाना चाहें
तो आप भी जा सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक हो गया सर। थैंक यू जी। नेक्स्ट वी हैव, लेट मी चेक, अदील अहमद साहब। जी अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। और मैं एक हॉस्पिटल है और हमारा जो है क्या सर वो एक ड्रग रिसर्च सेंटर है जैन पंजवानी के नाम से। तो एनजीओ एनपीओ पे ज़्यादा ही हमारा वो है। तो मैं सर से ये बात करना चाहता हूँ, जैसे एसएससीपी का आपने बताया, 42 का बताया कंपनी ऑर्डिनेंस जो है। तो हम जो हमारी कंप्लायंस जो रहती है ज़्यादातर एफबीआर के साथ रहती है, और 36C जो है वो मतलब हम सर्टिफिकेट लेते हैं बीइंग एनजीओ, क्योंकि हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हुई होती है तो उस पर हमें वो लेना होता है, एग्जामेशन लेनी होती है। लेकिन और यहाँ पर एक चैरिटी कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके साथ भी जी जी रजिस्टर्ड है। जो जी। कोई कंपनियां कुछ मेडिकल इक्विपमेंट इंपोर्ट करना ये तो होता है सारी, ये बाहर से, तो डिफरेंट, ये उसके तो लिए। सारी लाइसेंसिंग आप कह लें कि उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, जी जी जैसे जी। जैसे आप उसको एक्सपेंड करते जाते हैं, ये डिफरेंट आपकी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको डिफरेंट जो बॉडीज हैं उनके साथ आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है, वहां से लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है। बिल्कुल सर। बिल्कुल, जिस इस तरह पीसीपी एक होती है, पाकिस्तान सेंटर ऑफ हाँ फिजियोथेरेपी, जो ये यहाँ पर इस्लामाबाद से उससे ली हुई। अब मैं सवाल मेरा सिर्फ थोड़ा सा ये है सर कि एसईसीपी से अगर हम करते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन, तो इस पे हमें कोई फायदा वगैरह है इसका कुछ? बिल्कुल, एफबीआर देखिए, उसके बगैर तो आप, मैं वैसे तो टेक्निकली देखें उसके बगैर आप कर नहीं सकते। ठीक है। ठीक। फिर ना तो आपके जो आपकी कंप्लायंस जब तक नहीं होंगी आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है। तो दैट्स वाई ये इसके ऊपर स्क्रूटनी और बाकी सारा मैकेनिज्म जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया हुआ है। एक एनजीओ को रजिस्टर्ड करवाना, उसके सारे लाइसेंस एक्वायर करना, फाइनल स्टेज तक लेके जाना, इट्स एन अपहिल टास्क। और ये स्क्रूटनी, ये सारा मैकेनिज्म इसी वजह से रखा हुआ है कि सर ने जैसे एडिशनली जब इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे थे उन्होंने, तो उन्होंने एक दो पॉइंट आपके सामने रखे भी थे कि इसमें करप्शन भी इन्वॉल्व होती है, इसमें और बहुत सारे मामला आ जाते हैं। तो बिल्कुल। बिल्कुल आपके सर, लिए वो ऐसे ही। करवाना जरूरी है, अदरवाइज कल को ठीक। आपके लिए कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक सर, नहीं उन्होंने एक बात कही थी, फॉरेन फंडिंग जिनको जैसे हमें जरूरत नहीं, हम हमारी इंटरनल फंडिंग होती है, तो अब शायद हाँ, तो उन्होंने वो उसके एक बारे में। दूसरा भी तो है ना सेटअप का, मैंने वो ज़ाहिर है अभी हमने इसके अंदर नहीं किया, लेकिन जब हम एनजीओ वाले में जा रहे होंगे तो हम आपको बताएंगे कि जो आपका सोसाइटीज एक्ट के तहत बन रही होती है उसका क्या मैकेनिज्म होता है। ठीक सर, ठीक, थैंक यू विल सर, बी बहुत बहुत एक्सप्लेन। शुक्रिया। थैंक यू जी। ओके नदीम सर। अशरफ। नदीम अशरफ। नदीम अशरफ साहब। अदील अहमद। जी सर, मेरा हो गया बस, थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू थैंक यू जी। नदीम अशरफ साहब हैं हमारे साथ। नदीम साहब, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा द होस्ट वांट यू टू अनम्यूट योर सेल्फ, उसको यस करेंगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। ओके, नदीम साहब गालबन लास्ट अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज हम फिर जाते हैं। समीत साहब, आप हमारे साथ हैं? जी आमिर साहब, मैं इधर ही हूँ अवेलेबल। Sir, anything would you like to add in like end of the session? It was pretty comprehensive and elaborative। जो हम चीज़ें इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं वो आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। ऑन दी अदर एंड जो Q&A था उसको भी हमने ले लिया है। कोई टिप, कोई सजेशन कि जो लोग इस प्रैक्टिस की तरफ जाना चाह रहे हैं उनके लिए कैसे बेनिफिशियल होगा? ठीक हो गया। सर एक माइक आप बंद कर लें। जी, अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर आपको? जी आ रही। अच्छा, इसमें एंड में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि अभी जैसे काफी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं ना, कुछ का सेक्शन 42 से रिगार्डिंग था, कुछ का कंपनी की मल्टीपल ओनरशिप्स होल्ड करने के रिगार्डिंग था, कुछ ने आईपी से रिलेटेड पूछा। तो ये सारी चीजें ना इटसेल्फ डिटेल्ड टॉपिक्स हैं। तो यस। आगे जाकर ये डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, जब जिस जिस चीज का टॉपिक आएगा तो वो सारे हमने कवर करने हैं। चाहे बेसिकली बिजनेस स्ट्रक्चर बनेगा तो साइमल्टेनियसली एफबीआर कॉम्प्लायंसेस भी अराइज होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मैटर्स भी अराइज होंगे। जब वो बन गया तो उसके शेयर ट्रांसफर के मैटर्स भी आएंगे, शेयर ट्रांसफर के साथ साथ उसके कॉम्प्लायंसेस के भी आएंगे। तो वो सारी चीजें आगे डेफिनेटली डिस्कस होंगी डिटेल में। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सर। जी समर अब्बास साहब, आपका कोई सवाल है? मिस्टर समर अब्बास रेहान। समर साहब, आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी कि आप अपना सवाल कर लें, आपका हैंड रेज है। मैंने आपको दोबारा से म्यूट कर दिया, अब आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी।
मैं समर साहब को नहीं सुन पा रहा हूँ। समर साहब, आपका फिर जो क्यूरी है अपने कोऑर्डिनेटर के थ्रू आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। आपकी क्यूरी को ज़रूर हम एंटरटेन करेंगे। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इसमें आपकी ऑफ कोर्स एक डेडिकेशन रिक्वायर्ड होगी, एक फोकस रिक्वायर्ड होगा। कॉरपोरेट का जो आप लोग कोर्स करने जा रहे हैं, दिस इज़न अबाउट कि आप 24 सेशन के अंदर जो है वो प्रो हो जाएंगे। यस, आप प्रो हो सकते हैं, आप एक अच्छी कमांड इसके ऊपर हासिल कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू कि आप कितनी डेडिकेशन शो करते हैं, आप कितनी कमिटमेंट शो करते हैं। दिस इज़न अबाउट कि जी आप हमें फ़ी पे कर देंगे और उसके बाद क्लासेस आप अपनी मर्ज़ी से लें ना लें। मैं मतलब किसी को दूसरे पराये में नहीं कह रहा हूँ। आई नो यू गाइज आर प्रोफेशनल, आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, आपकी पर्सनल कमिटमेंट्स होती हैं। वट आई मीन टू से कि आपको इसके लिए प्रायोरिटाइज करना होगा, आपको इसके लिए टाइम मैनेज करना होगा। और फिर ये आपकी जो 3 महीने की इन्वेस्टमेंट है वो आपको इन द लॉन्गर रन इंशाल्लाह पे बैक करेगी। सो विद दिस नोट हम इसको कंक्लूड करते हैं। हमारी रेगुलर और जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही होंगी। तो इंशाल्लाह अगले वीक फिर मिलते हैं क्लास में। आप लोग जो अभी तक इनरोल नहीं हुए वो आप लोग इनरोल कर लें, और फिर अगले वीक आपके साथ इंशाल्लाह हम इस सेशन का बकायदा आगाज करते हैं। मेरे पास हैंड रेज अब ज़्यादा आ रहे हैं, तो समर साहब को आखिरी में अपॉर्चुनिटी फिर देना चाह रहा हूँ अगर अवेलेबल हैं तो। नदीम अशरफ साहब। जी अरसल। सर सॉरी, मैंने मिस कर दी थी क्लास की टाइमिंग्स। तो आप की रेगुलर क्लासेस होंगी और क्लास के टाइमिंग्स क्या होंगे, प्लीज़ ब्रीफ जी कर हमारी सकते ट्वाइस अ वीक क्लासेस हैं, और ये टाइमिंग जो है वो हमारी होगी 6 PM to 7:30 और 7:45। ठीक है, और ये ट्वाइस अ वीक है, और स्केड्यूल इसका जो है वो फ्राइडे सैटरडे का है। ठीक है, कल हमारी क्लास नहीं है। पहले वीक में हमारी ओरिएंटेशन होती है और उससे ऑनवर्ड आगे हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। जी जाकिर साहब। हैं। सर अल्लाह ना करे कोई हमसे लेक्चर रह जाता है किसी मजबूरी की तो तहत, कोई अल्लाह रिकॉर्डिंग। ना करे ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। जी समर अब्बास रेहान साहब। समर साहब आप अपना माइक ठीक करें क्योंकि मैं अभी भी आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, माजरत। जी नदीम अशरफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा वालेकुम थोड़ा नेट अस्सलाम। का प्रॉब्लम था, मैं आपको कनेक्ट नहीं कर सका पहले। सर। मेरा असल में ये पूछना था कि मेरा आईटी बैकग्राउंड है, मेरा फाइनेंस का, ये लीगल का बैकग्राउंड नहीं है। कोई तो ये मसला नहीं। कोर्स मेरे लिए भी कोई इसमें अपॉर्चुनिटी है या मैं इसको ड्रॉप कर दूं? नहीं, बिल्कुल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताऊं कि जितने हमने बिजनेस स्ट्रक्चर्स की बात की कि पाकिस्तान में किस तरह के बिजनेस स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी फिर इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन की बात करें, वो डिफरेंट जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ, ठीक है, या फिर आगे जाके हम इनकी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कंप्लाइंसेस की बात करें, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड हो। आपको प्रैक्टिकली नॉलेज का होना आपके लिए ज़रूरी है। आपको नेविगेशन आती है, आपको बैक एंड पे जो लॉ उसको डील कर रहा है आपको उसका पता है कि किसी पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है, कौन सा रूल अप्लाई होता है, आपको उसकी नॉलेज है, कमांड है। तो यू आर गुड टू गो, और आप बिल्कुल इसकी सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। नहीं, लेकिन जब सर्विसेज ऑफर करने के लिए किसी जगह पे भी अपना मैं सीवी पुट रन करूंगा तो वो लोग ज़ाहिर मेरा बैकग्राउंड तो चेक करेंगे ना कि आपके पास नहीं उसका नॉलेज नहीं 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 है। नहीं, ये अभी तक भी हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं। आप जरा देखें, आप जरा बाय मार्केट एनालिसिस करें, कौन से कितने ज्यादा लोग हैं जिनका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ और है, लेकिन वो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन से वो मैच ही नहीं करता। वो जॉब डिस्क्रिप्शन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रोल है उनका, वो उनके एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, उनकी स्किल की बेस के ऊपर होता है। और वैसे भी आपने जो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है कि आप किसी जाके ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज दे रहेंगे। आप परमानेंट ऑनबोर्डिंग पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस वाला सिनेरियो है। और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस वाले सिनेरियो के अंदर जब आपके पास क्लाइंट आता है ना, वो आपके क्रेडेंशियल नहीं चेक कर रहा होता, वो आके आपको अपना सिनेरियो बताता है, वो आपको मर्ज बताएगा, आपने दवा तजवीज करनी है। ठीक हो गया सर। थैंक यू जी। थैंक यू। आतिफ बवानी साहब। जी आतिफ बवानी। जी आतिफ साहब। आतिफ साहब। चलिए जी, आतिफ साहब का और रेहान साहब का माइक जो है वो कंटिन्यूसली नहीं चल रहा।
आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उनको सेशन के अंदर इंटरटेन कर सकूं। तो इंशाल्लाह अगले वीक आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और दुआ करें कि कल जो इस्लामाबाद डायलॉग होने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हों, ताकि हमारे रीजन में और ओवरऑल ग्लोबली जो है वो कुछ पीस की सिचुएशन बने, जिससे ओवरऑल चीज़ें अच्छी हो जाएंगी डेफिनेटली। विद दिस नोट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।